अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। इसका नाम है शाह की महरू और इसकी राइटर है कमली। ये नावल बहुत अरसे से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन इसकी एक रीज़न थी जिस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, और वो रीज़न मैं आपको नावल के एंड पे बताऊँगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ये नावल शेयर किया जाए, क्योंकि मैं भी तो पढ़ चुकी हूँ। तो चलिए फिर इस नावल को शुरू करते हैं। फजर की नमाज अदा करके वो दाना लेकर हवेली की छत पर आ गई। बड़ा सा सफ़ेद रंग का चादरनुमा दुपट्टा चेहरे के गिर लपेटे, जिसके किनारे मैरून बारीक ऊन के क्रोशिये से बने हुए थे। सफ़ेद दुपट्टे में इसके चेहरे की गंदुमी रंगत सांवली सी लग रही थी। इसके चेहरे पर छोटे बच्चों वाली मासूमियत थी और आंखों में शरारत। वो वाजबी सी नकूश वाली मुतनासिब कद काठ की लड़की थी, मगर इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। अरब की हसीनाओं जैसी गहरी काली आंखें, घनी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई पलकें। आगे बढ़कर इसने कबूतरों का पिंजरा खोल दिया। कबूतर जल्दी से इस कफ से बाहर निकल आए। वो सबको दाना डालने लगी। कबूतर दाना चुगते वो मंडेर पर बैठती बैठी इन्हें तकती जाती। एक कबूतर उड़कर इसके पास आ बैठा, जैसे इससे बहुत मानूस हो। हाथ बढ़ाकर इसने नरमी से कबूतर को पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? इस हालनुमा कमरे के बीचों बीच वो लंबा सा घूंघट निकाले खड़ी थी। समंदर से गहरी, आसमानों से ऊंची, रेत के जरों से ज्यादा, मगर ये सूरज जैसी ही हमेशा एक जितनी रहती है, चांद की तरह बढ़ती घटती नहीं। इसने मुझे मुझे मरोड़ते हुए घूंघट वाली लड़की की कलाई थामी। कमरे में दूसरी लड़कियों की शरारत भरी खी खी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घूंघट वाली लड़की ने घूंघट उलट कर नथने फैलाए इन्हें घूरा। कितनी देर से कह रही हूँ, चुपचाप बैठ कर देखो। अब अगर किसी की आवाज़ आई तो दांत तोड़ देने हैं मैंने। वो आस्तीनें चढ़ाकर हाथ हिला हिला कर बोली। सारी लड़कियां यकदम चुप हो गई। इसे हैरत हुई, इतना असर पहले तो कभी ना हुआ मेरी बात का, फिर अब। लेकिन वो लड़कियां इसे तो नहीं देख रही थी, वो तो किसी और को। इनकी नज़रों के ताकों में इसने पलट कर देखा तो हलक खुश्क हो गया। लाल रंग की रेशमी ओढ़नी सर पे से फिसलती हुई खुद के ही कदमों में जा गिरी। मुलाजिम भी हैं इस घर में। ये ऊट पटांग हरकतें करने से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया करो, ताकि हर आता जाता तमाशा ना देखे। ज़काउल्लाह शाह ने घूरकर इन दोनों को देखा और आगे बढ़ गया। आह! इसके जाने के बाद मेहरबानों का रुका हुआ सांस फिर से बहाल हुआ। इसने झुककर ओढ़नी उठाई। उफ उफ! ज़काउल्लाह ने सब सुन और देख लिया। नूर बानो, जो थोड़ी देर पहले बालों की लट की मूछें बनाए मरोड़ रही थी, अब इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। कल नूर बानो पुप्पो के घर आई थी। वहाँ टीवी पर जो ड्रामा देखा था, अब वह मेहरबानों के साथ मिलकर बाकायदा अदाकारी करके दिखा रही थी। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ था ड्रामे में? शहरबानों ने आंखें मटका कर पूछा। मेहरबानों ने ओढ़नी को गोल मोल करके इसके मुंह पर उछाला। मेहरू, ये कौन सा तरीका है भाई? कब से आया हुआ है? चल उठ, जाके चाय बना के ला। दादी ने मेहरबानों को टोका, जो पेन और नोटबुक लिए सबसे लाताल्लुक होकर सामने सोफे पर बैठी थी। भाई? मेहरबानों मिनमिनाई से गोया करने लगा था। यह लफ्ज़ सुनकर दादी के साथ बैठे शाह ने हंसी रोकने की खातिर खांसना शुरू कर दिया, मगर वो खांसी खांसी के बहाने अच्छा खासा हंस गया था। पीछे खड़ी नूर बानो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी, मगर आवाज़ रुकने के लिए इसने बेसाख्ता मुंह पे हाथ रखा। शाह इसे भी देख चुका था। दादी की इस जानिब पुश्त थी, इसलिए उन्होंने ध्यान न दिया। मेहरबानों ने खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा। वो नोटबुक और पेन सोफे पर पटक कर बरवच्ची खाने में चली गई। पता नहीं क्या लेकर बैठी रहती है सारा दिन। न काम काज का होश, न किसी आए गए का, न खाने पीने का। दादी इसके जाने के बाद भी इस पे ही बरस रही थी। देख तो ज़रा क्या लिखती रहती है। दादी के कहने पर शाह ने सामने वाले सोफे पे से नोटबुक उठाई और दोबारा दादी के पास आ बैठा। नूर बानो के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। शाह ज़काउल्लाह ने पहला लफ्ज़ पढ़कर फातिहाना नज़रों से इसे देखा। नूर बानो ने इशारे से इसे मना किया, हाथ जोड़े, कान पकड़े। अगर दादी ना बैठी होती तो करीब आकर इसके पैर भी पड़ जाती। शाही कोफ्ते बनाने की तकरीब लिखी है दादी। शाह ने नोटबुक बंद करके साइड पे रखी। नूर बानो ने मशकूर नज़रों से इसे देखा। थोड़ी देर बाद मेहरबानो चाय बनाकर ले आई। तब तक वहाँ चिड़िया घर बन चुका था। सब लड़कियां वहाँ जमा हो चुकी थी और खुशगप्पियों में मसरूफ थी। मेहरू सुन, ये जो तूने अपनी कॉपी में शाही कोफ्तों की तकरीब लिखी है,
आज रात के खाने में ये भी बना लेना। आखिर को हमारे घर का इकलौता चश्मो चिराग मेरा शहजादा आज इतने दिन बाद घर आया है। दादी ने इसे देखते ही हुक्म दिया और प्यार से अपने घुटने के साथ जुड़े बैठे शाह को देखा। कौन से कोफ्ते दादी? मेहरबानों ने ना समझी से देखा। अरे वही जो तूने इस वक्त अपनी कॉपी में लिख रही थी। जी जी दादी, हम बना लेंगे, नूरबानो जल्दी से बोली, इससे पहले कि मेहरबानो खुद ही अपना भांडा फोड़ती। तमीज से लड़कियों, ये कौन सा तरीका है, सब इकट्ठे ही शुरू हो जाती हो, एक एक करके बात किया करो। दादी ने पटर पटर बोलती सब लड़कियों को टोका। मेरे तो सर में दर्द हो गया। और हाँ, शहजादे को तंग मत करना, कुछ देर आराम करने दो। दादी ने अपना चाय का कप उठाया और जाते जाते ताकीद की। सबने शाह पर एक साथ धावा बोल रखा था कि वो इस दफ़ा कराची से इनके लिए क्या क्या लाया। मेहरबानो चाय का कप लेकर हूरबानो के पास बैठ गई। देखिए मेहरू बाजी, शाह भाई मेरे लिए गुड़िया लाए। हूरबानो अपनी गुड़िया मेहरबानो को दिखाने लगी। गुलाबी फ्रॉक पहने सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली गुड़िया ने हाथ में गटार पकड़ रखा था। हूँ अच्छी है। मेहरबानों ने एक नज़र डाली और इसका दिमाग दादी की बात पे ही अटका हुआ था। तेवरी चढ़ाए वो बराह रास्त सामने बैठे शाह से मुखातिब हुई। अगर तुम खानदान के इकलौते चश्मो चिराग हो तो फिर हम कौन हैं? मेहरबाना चिढ़कर बोली। इससे दादी की बात नागवार गुजरी थी। 7 मोमबत्तियाँ। ज़काउल्लाह ने चाय का सिप लिया। एक चिराग से इतनी सारी मोमबत्तियों की रोशनी ज़्यादा होगी। मेहरबानों ने गर्दन अकड़ाते हुए अपना नादीदा कॉलर खड़ा किया। मगर हम तो 8 हैं। अचानक से ज़काउल्लाह की गलत गिनती की तरफ ध्यान गया। मैंने इन लोगों को मोमबत्तियाँ कहा है, तुम तो माचिस की तीली हो। मेरी तारीफ सुनकर हर वक्त जलने को तैयार। ज़काउल्लाह तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। वाकई वो सर से पैर तक जल गई थी। बाकी सातों लड़कियों का कहका गूंजा, जिसमें से सबसे ऊंची आवाज़ इसकी प्यारी सहेली नूरबानो की थी। हाय हाय कितनी गर्मी है, ऊपर से दादी की फरमाइशें। मेहरबानों ने बाजू से माथे पे आया पसीना साफ किया। सारी गलती तेरी है, किसने कहा था धड़ल्ले से वो कापी वहीं रख के जा। नूरबानो इस पर बरस पड़ी। हाँ तो मैंने यही सोचा था कि दादी को कौन सा पढ़ना आता है। मेहरबानो सैल बट्टे पर मसाला पीसते हुए बोली और इस अंदाज में पीस रही थी जैसे मसाले को नहीं बल्कि शाह को पीस रही हो। इनका नूरे नज़र भी वहीं बैठा था, मगर तेरी नज़रों से नूर जा चुका था, अंधी हो गई थी जो वो तुझे नज़र न आया। नूर बानो का जी चाहा वो बट्टे से मेहरबानों का सर फोड़ दे। हमेशा खुद तो फंसती थी, इससे भी साथ फंसवाती थी। सब मरी पड़ी हैं कमरे में, मजाल है जो आकर थोड़ी मदद कर दें यार। एक तो अम्मा लोग भी नहीं आए, तारीख रखने गए थे कि वलीमा खाने। मेहरबानों ने झंझलाकर बावर्ची खाने में लगी खिड़की में टाइम देखा। जिस तरह ये तुम दोनों की ज़बान चल रही है, ज़रा इतनी ही तेज़ी से हाथ भी चलाओ। वहाँ से गुजरते हुए शाह ने इन्हें टोकना अपना फ़र्ज समझा। ये कहते हुए वो शाह कम दादी अम्मा ज़्यादा लग रहा था। बहुत एहसान किया है मेरी जान बचाकर। मेहरबानो तंग कर बोली, मगर इसके जाने के बाद अत्यातन देख भी लिया था, कहीं सचमुच वापस ही ना आ जाए वो। जा जा इसके सामने बोल कर आ। नूरबानो ने इसे तैश दिलाया और वो चिढ़ गई। बस वो चढ़ गई पानी पे। आस्तीन ने कोनियों तक मोड़ी और इसी तरफ चल दी जिधर शाह गया था। शाह हवेली की छत पर खड़ा था और बगौर आसमान को देख रहा था। हल्के हल्के से बादल छाए थे, सीढ़ियों पे से उसे कदमों की चाप सुनाई दी। वो जानता था कौन है। पैर तुमने धरे थे चौखट पर, हुसन भी शाम का निखर आया। ज़काउल्लाह शाह कहते हुए आस्था से पलटा। तितलियां सब कतार में निकली, फूल ही फूल खिल गए शाहजी। मेहरबानो शेर मुकम्मल करते हुए 2 कदम आगे आई। यानी क्या? ज़का शाह ने ना समझी से देखा। यानी तुम। मेहरबानो ने एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया। तुम गलत समझ रही हो मेहरू, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं या कज़न हैं, तीसरा कोई रिश्ता नहीं हमारे दरमियान। ज़काउल्लाह शाह इसे समझाने वाले अंदाज में बोला, हालांकि वो दोनों कभी अच्छे दोस्त भी नहीं थे। मेहरबानों का अंदाज बदला बदला सा था। वो नहीं चाहता था कि इसे लेकर मेहरबानों कोई भी खुशफहमी पाले। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, दोनों में से किसी एक की नीयत बदल जाती है। शामन, मेरी नीयत में खोट आ गया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेहरबानो कटहरे में अपने गुनाह का इतराफ़ करते मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। इधर उधर दीवार पर मुंडेर पर बैठे कबूतर पर फड़ाकर उड़े। ज़का शाह को इतनी साफ गोई की तवक्को नहीं थी। इसने संजीदगी से मेहरबानों को देखा। मेहरबानों ने भी बेतासो चेहरे से इसे देखा। कुछ देर देखती रही, फिर यकदम इसके मुंह से हंसी का फुहारा छूटा।
और वो दोनों हाथों से ताली मारते हुए झुककर हंसने लगी। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है शहजादे, होगे तुम दादी के लिए। मैं ये कहनी आई थी कि आपा के घर जाना है। बड़े बाबा का फ़ोन आया था, मैंने बताया कि तुम आए हो तो आपा ने हम सबको भी बुलवाया है। ज़का शाह हैरत से इसकी हरकतें देख रहा था, बिल्कुल समझ से बाहर थी ये लड़की। और बस कर जा, साबुन काला हो जाएगा, मुंह गोरा नहीं होगा। मुलाजमा के साथ मिलकर आंगन की सफाई करती मेहरबानो ज़्यादा देर चुप ना रह सकी। वो 10 मिनट से देख रही थी मोमल को हैंडपंप के साथ खड़ी रगड़ रगड़ कर मुंह धो रही थी। क्या पता हो ही जाए गोरा। मोमल ने पुरुमीद होकर एक दफा फिर साबुन मला। जिस अंदाज में तू मुंह रगड़ रही है चमड़ी उधड़ जाएगी। मेहरबानों ने मजाक उड़ाया। हालांकि मोमल का रंग भी गंदमी ही था, मगर वो बिला वजह ही एहसास कमतरी का शिकार रहती और रंग गोरा करने का जुनून सवार रहता। मुझे तो गम लग गया है, कल से भांजी की शादी हो रही है और खालाएं अभी तक कवारी बैठी हैं। मुंह पे पानी के छींटे मारकर मोमल ने दहाई दी। खालाएं कौन सी बुढ़ी हो गई हैं, मुझसे 1 साल बड़ी हैं ही होंगी। मेहरबानों ने कूड़ा समेटा और मुलाजमा को इशारा किया तो वो कूड़ा उठाने लगी। मुझसे तो 3 साल छोटी है। मोमल वाकई मलका जज्बात बनी खड़ी थी। एक बात बताऊं, अगर तुझे दिल का दौरा ना पड़े तो। मेहरबानों झाड़ू रखकर मोमल के पास आई। मोमल ने हैंड पंप चलाया तो मेहरबानों ने हाथ धोए। खबरदार जो मेरी करीम कूड़े कूड़े में फेंकी हो तूने। मोमल ने दिल पे हाथ रखा जैसे अभी मेहरबानो इतराफ़ करेगी, और वो ज़मीन पर धड़म, क्योंकि इसे बस इसी बात पे ही तो दिल का दौरा पड़ सकता था। फुप्पो ने अपने शफीक के लिए तेरा हाथ मांगा है और चाचा जी का इरादा है कि निगी निगी और तेरी शादी एक साथ ही कर दें। मेहरबानो ने बिल्कुल आराम से बात इसके गोशे गुजार की। मोमल उछल ही पड़ी। क्या शफी, एक काम कर, मेरा हाथ मांगा है उन्होंने तो मेरा हाथ ही काट कर दिया ना बस। चंगा भला था शफी, मगर मोमल से इसकी बात बिल्कुल ना बनती थी। वैसे भी घर वालों को शादी करवाने के लिए वही कज़न पसंद आया है जिसके साथ बचपन से ही इट वट्टे का बैर हो। खानदान में लड़कों का तो काल पड़ा हुआ था। मतीउल्लाह शाह साहब की 3 बेटियां हजाब बानो, रुबाब बानो और नयाब बानो के बाद वालदा मोहतरमा ने चाहा कि इनकी दूसरी शादी करवा दी जाए, जिस पर उन्होंने बड़े रसान से जवाब दिया, अम्मा जी, बेटियां तो जनाजे की रौनक होती हैं। अल्लाह ने बे औलाद नहीं रखा, लोग कैसे माथे टेकते फिरते हैं। अगर अल्लाह ने बेटा देना होता तो इसी बीवी से दे देगा। वो चुप हो गई। सफ़ीउल्लाह शाह की 2 बेटियां थीं, मोमल बानो और कोमल बानो। इनसे छोटे हबीबुल्लाह शाह के 5 बेटियां थीं, नूर बानो, हूर बानो, शहर बानो, सहर बानो, खैर बानो। और सबसे छोटे मुजीबुल्लाह शाह की एक ही बेटी थी, मेहरबानो। और वो और इनकी बीवी रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। घर की सरबराह रजिया बानो दिल की बहुत अच्छी थी। बहू पे भी बेजा सख्ती नहीं करती थी, मगर बस दिल में ख्वाहिश थी कि कोई पोता भी हो। और इनकी ये ख्वाहिश ज़काउल्लाह शाह की शक्ल में 7 पोतियों को देख लेने के बाद पूरी हुई थी। बसमतीउल्लाह शाह की तीनों बेटियां यानी कि ज़का शाह की बहनें शादीशुदा थी। बाकी सब की सब अभी तक हवेली की रौनक थी। सब पोती पोतियों का नाम रखने का शरफ भी दादी को हासिल था। मेहरबानो कभी कभी शरारत में कहती। हालांकि दादी ने स्कूल में नहीं पढ़ा, मगर बानों का पहाड़ा कितनी अच्छी तरह याद है। कल शाम को, मगर तुम तो कह रहे थे कि 1 हफ्ते के लिए आए हो। रात का खाना खाते हुए जब ज़का शाह ने बताया तो बाबा चौंक पड़े। 4 दिन तो हो गए हैं बाबा, इतने इतने दिन की छुट्टियां हो जाएं तो पढ़ाई का हर्ज होता है। ज़का शाह ने गिलास में पानी उंडेला। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी ऐसे ही अपनी शक्ल को तरसाया करता था। इसके दिमाग पर भी बस पढ़ाई सवार रहती थी हर वक्त। दादी ने बेटे और पोते से बारी बारी शिकवा किया। मेहरबानो, जिसकी ज़बान मुसलसल चल रही थी, अपने बराबर बैठी नूर बानो के कानों में खुसर पुसर किए जा रही थी। ज़का शाह के जाने का सुनकर दिल यकदम उदास हो गया। अब वो चुपचाप सर झुकाए खाना खा रही थी। हाँ, और अब्बा जी के दिल को यही धड़का लगा रहता था कि भाई साहब बिगड़ ना जाएं शहर में, इसलिए उन्होंने भाई साहब की शादी करवा दी। भाभी भाभी जान से कम एक जगह बंदे तो रहेंगे। छोटे चाचा ने मुस्कुराते हुए बताया। अब हर मसले का हल शादी तो नहीं होता, जिन्हें बिगड़ना हो शादी के बाद भी बिगड़ जाते हैं। ज़का शाह के कानों में खतरे की घंटी बजी, कहीं तारीख फिर से दोहराई ना जाए। सब ने इसकी शक्ल देखी भी कहका लगाकर हंस पड़े। ज़का शाह खाना खा चुका था, इसके प्लेट में थोड़ा सा सालन बचा हुआ था।
बेटा प्लेट पूरी साफ किया करो, बुरी बात होती है, इस तरह नहीं छोड़ते, अम्मा जी ने इसे टोका। लाई मुझे दे दे, मेरी प्लेट खाली हो गई है। मेहरबानों ने हाथ बढ़ाकर खुद ही प्लेट उठा ली। नूरबानो ने सबसे नजरें बचाकर इसकी पसलियों में कोनी चबोई, मगर वो ढीठ बनकर सर झुकाए खाना खाने में मगन रही। खाना खाने के बाद जब लड़कियां अपने कामों में मसरूफ हो गईं, सिर्फ घर के बड़े ही कमरे में बैठे थे, तब दादी ने अपना फैसला सुनाया। हमने सोचा है तुम्हारी भी शादी कर दें। मैं पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता हूँ दादी। शाह ने दादी की बात सुनकर मुतनासिब रद्द-ए-अमल ही जाहिर किया, क्योंकि इसे शक तो पहले ही पड़ चुका था बड़ों की बातों से कि आपस में वो लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। शादी के बाद पढ़ाई मुकम्मल कर लेना मैंने भी शादी के बाद ही की थी। बाबा ने इसकी शादी के निकाह की वजह रद्द की, मगर बाबा अभी मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और अपना मुकम्मल ध्यान से पढ़ाई पर देना चाहता हूँ। फिर जॉब करूँगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। मैं नहीं चाहता शादी के बाद मेरे बीवी बच्चे आपकी कमाई पर पलें। मैं इन्हें अपनी मेहनत की कमाई खिलाना चाहता हूँ, और मुझे इस काबिल बनने में तकरीबन 6-7 साल लगेंगे। जका शाह ने अपना मंसूबा इन्हें सुनाया। वो बहुत चुन चुन कर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, कहीं बड़ों को इसकी बात नागवार ना गुजरे। तुम्हारी कमाई हो या मेरी कमाई अलग नहीं है। ये ज़मीनें, ये दुकानें, जायदाद तुम्हारा ही तो है। सब कुछ मैं कब्र में तो नहीं लेकर जाऊंगा। इन सब पर ही मेहनत करके मज़ीद तरक्की कर लेना। उन्होंने जका शाह की एक ना सुनी, बस अपना फैसला सुनाकर ये जा वो जा। पीले बल्ब की रोशनी में रात के 9 बजे नूर बानो हवेली की आंगन के दाएं हिस्से में बैठी अपने काम में मसरूफ थी। खुद को मसरूफ रखने के लिए वो और मेहरबानो मिट्टी के बर्तनों पर नक्श और निगार बनाया करती थी। जो पैसे मिलते वो गले में जमा करती थी। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, मिडल तक। किताबें वगैरह तो वहीं से मिलती थी, लेकिन कॉपियों पेंसिलों में और भी थोड़ी बहुत चीज़ों का खर्चा होता था। गांव के लोग लड़कियों की पढ़ाई पर इतनी तवज्जो नहीं देते थे। इनका मानना था कि शादी के बाद घरदारी ही तो करनी है, लड़कियों ने तो तालीम पर पैसा क्यों ज़ाया करे। हवेली के लोगों की भी यही सोच थी। नूरी और मेहरू इस काम के पैसे और मोमिल कपड़ों पर कढ़ाई किया करती थी। पहले तो कोई नहीं आता था कि हम हवेली की लड़की से कैसे कढ़ाई करवाएं। फिर इसने खुद घर घर जाकर कहा कि मुनासिब कीमत पर कढ़ाई कर दिया करूंगी। फिर बड़ी मुश्किल से चंद एक औरतें थोड़ा झिझकते हुए अपने कपड़े, चादरें वगैरह काटने के लिए दे जाया करती थी। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो इनके साथ मिला दिया करती थी। फिर वो पैसे ये लोग हर 3 महीने बाद स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बतौर वजीफा पहुंचा दिया करती थी। कल तक काम मुकम्मल करके हर हाल में पहुंचाना था, इसी वजह से वो रात को भी काम में लगी हुई थी, वरना पैसे देर से मिलेंगे तो वजीफा भी देर से ही पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, ज़कार शाह ने गला खंकारा तो नूर बानो चौंकी। इसने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और कोजा एक तरफ रख दिया। क्या कर रही हो? शाह ने नजर आने के बावजूद बहुत ही बेतुका सवाल किया। अभी ये सवाल तुमने मेहरू से किया होता तो वो कहती कैंचे खेल रही हूँ। नूर बानो ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। नूर बानो ने दोबारा पेंट ब्रश और कोजा उठा लिया। वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती थी। इसके हाथ बहुत फुर्ती और नफासत से चला करते थे। जका शाह भी थोड़े फासले से इसके सामने बैठ गया और गौर से इसके चलते हाथों को देखने लगा। मेहरू कुछ बदली बदली सी नहीं लगती। शाह ने दोबारा बात शुरू की। अब नूरी की समझ में आया कि दरअसल शाह यहाँ आके क्यों बैठा है, वरना वो नक चढ़ा और मगरूर सबका लाडला कहाँ किसी को मुंह लगाना पसंद करता था। नहीं, बदली तो नहीं, वैसी ही है जैसे शुरू से थी। तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी। मेरे लिए मतलब? जका शाह जान कर भी अनजान बन गया। वो चाहता था कि नूरी खुद वाजा बात करे। मतलब ये कि जैसे वो पहले तुम्हारे साथ सारे काम भाग भाग कर करती थी, तुमसे बात करने के बहाने तलाशती थी, तुम में दिलचस्पी रखती थी, अब भी वैसी ही है। बदली कहाँ? नूर बानो ने मुस्कुराते हुए इतने ही साफ अल्फाज में कहा जितना वो सुनना चाहता था। मगर मुझे इसमें रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं। जका की पेशानी पर बल नमूदार हुए। फिर एक काम करो, इसे धुतकार दो। नूर बानो ने कोजा रखकर गुलदान उठाया और एक नज़र शाह की तरफ देखा। मेहरू जो अपनी धुन में मस्त मगन चलती चली आ रही थी, नूरी की आवाज़ पर इसके कदम मजमद हो गए। क्या ये नूरी के अल्फाज थे? मेरी प्यारी सहेली नूरी के? शाह के लिए मेहरू के क्या जज्बात रखती है, नूर बानो अच्छी तरह जानती थी। इसे अपनी समात पर यकीन आया। जी चाहा उल्टे कदम में वापस पलट जाए, मगर सुबह तक काम मुकम्मल करना था। अपने तासरात पर काबू पाते हुए वो आगे बढ़ी। शाह को भी नूर बानो की बात से धचका लगा था। मेहरू तो सारा दिन नूरी नूरी करते ना थकती थी, और नूर बानो इसके लिए क्या कह रही थी।
अरे शाह, तुम इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हो? दादी ने तुम्हें इस तरह जमीन पर बैठे देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। इनका बस नहीं चलता कि एक मखमल की गद्दी वाला शाही तख्त तुम्हारे लिए हर वक्त तुम्हारे साथ रहे रखे। मेहरू आलती पालती मारकर नूरबानो की बाएं जानिब बैठ गई और खुद भी जल्दी से गुलदान और पेंट ब्रश उठा लिया। वैसे तुम्हारी वो हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कम से कम बड़ों के सामने कुछ लिहाज कर लिया करो। जका शाह के लहजे में हल्का फुल्का गुस्सा और खूफ की दर आई थी। कौन सी हरकत? मेहरबानों ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। नूरबानो ने भी सर उठा के देखा। वही खाने के वक्त मेरी प्लेट। शाह ने बात अधूरी छोड़ी। ओह अच्छा, वो। मेहरू ने बात याद आने पर वो को लंबा खींचा। लो भी, लो भला, इसमें बदलिहाजी वाली कौन सी बात है? मैंने सोचा रिज्क ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह की नेमतों की यूं बेकदरी नहीं करनी चाहिए ना। मेहरबानो फौरन दर्श देने लगी। शाह ने सर झटका। अपने मतलब की बातों पर वो यूं ही फौरन हाजिर जवाब बन जाया करती थी, वरना हकीकत में जो थोड़ी बहुत अक्ल थी वो भी खोपड़ी के बजाय टुकनों में पाई जाती थी। कहीं तुम ये तो नहीं समझे कि मैंने इसलिए खाया क्योंकि जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है? मेहरबानो शरार से बोली। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बेबाक होती जा रही हो तुम। शाह जल्दी से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसे मालूम था अब मेहरू की जबान यूं ही मुसलसल चलती रहेगी। तौबा है मेहरू, कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया करो। नूरबानो ने शाह के चले जाने के बाद इसे घूरा। हाय, अब इसमें कौन सी बेशर्मी वाली बात थी? मेहरबानों ने मासूम सी सूरत बना ली। नूरबानो अपना काम करने लगी। इस लड़की को कोई बात समझाना और दीवार से सर फोड़ना एक जैसा है। आज शाम जकाला शाह ने वापस कराची चले जाना था। दादी और मंजली चाची भी इसके साथ कराची जा रही थी। निगी और मोमिल की शादी के लिए वहां से कुछ खरीदारी करना चाहती थी। अगर अम्मा और बाबा जिंदा होते तो मैं भी इनके साथ कराची जाती। मुझे बहुत शौक है कराची देखने का। मेहरबानो काफी हद तक जज्बाती होकर बोली। इसकी बात से दादी के कलेजे पर छुरी चल चल गई। इनकी ममता जाग उठी। हाय मेरी बच्ची, ऐसे ना बोला कर, हम लोग हैं ना। चल शाबाश, तू भी अपने कपड़े रख ले, हमारे साथ चल। दादी ने फौरन से खुद से लपेट लिया। छोटे बेटे की एक ही तो निशानी थी इनके पास, और हूबहू वो थी भी मुजीबुल्ला शाह जैसी। चलो जी, बस अब इसकी कसर रह गई थी। जकाला शाह बड़बड़ाया। वो वैसे ही दादी और चाची के अपने साथ जाने पर खुश ना था। इसे पता था अपने साथ वो इसे खूब ख्वार करवाएंगी। कमरे में आकर मेहरबानों ने बैग में अपने कपड़े ठूंसने लगी, लुडियाँ डालने लगी। ड्रामे बाजियाँ तो कोई तुझसे सीखे। नूरबानो ने इसे मौका जड़ दिया। वो अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए अपने अम्मा अब्बा का नाम इस्तेमाल किया करती थी और सब फौरन ही पिघल जाते। हाय नूरी, मैं कराची जा रही हूँ। कराची? उफ, वहाँ समुंदर पे तो ज़रूर जाऊंगी मैं। मुझे बड़ा शौक है समंदर देखने का। वो नूर बानो का हाथ पकड़कर कमरे में गोल गोल घूमने लगी। इसका बस नहीं चल रहा था। कराची जाने की खुशी में गांव में मिठाइयाँ बांटे। कराची जाने की खुशी भी ऐसी जैसे चांद पर जा रही हो। तौबा, ये लड़की। ये तो तय था कि शादी किसी खानदान की लड़की ये तो तय था कि शादी किसी खानदान की लड़की से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ना था। मगर कौन नमूनी मत्थे लग रही थी, यही जानने और अपनी आखिरी सी इनकार की कोशिश करने आया था। मेहरबानों के माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने ही पाला है इसे। वो बहुत मानूस है मुझसे, मुझे अम्मा कहती है। मालूम नहीं अगले घर जाकर इस बिन माँ बाप की बच्ची को प्यार मिले ना मिले, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि घर की बच्ची घर में रह जाए तो अच्छा है। अम्मा ने बहुत तफसील से बताया। मेहरबानो, अम्मी, ये मेरी ज़िंदगी है, कोई दारुल माल नहीं कि जो यतीम मस्कीन और बेआसरा हो इसे मेरी ज़िंदगी में धकेल दिया जाए। मेहरबानों का नाम सुनकर शाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। और वैसे भी फ़िलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। जब करूँगा तो कराची की ही किसी लड़की से करूँगा। गांव की गंवार अनपढ़ बेवकूफ़ लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जका शाह ने फिर भी खुलकर अपने जका शाह ने भी फिर खुलकर अपने इनकार की वजह बयान कर दी। वे खोतिया, तू भी अंजी गोट तू भी इसी गांव का है, और ये कौन सा तरीका है बात करने का? बाबा पता नहीं कब आए गए थे और शाह की बात भी सुन चुके थे। बाबा पता नहीं कब आ गए थे और शाह की बात भी सुन चुके थे। उन्होंने जूती उठाई और शाह फौरन अम्मा के पीछे छुप गया। बाबा, मैंने कह दिया ना, शादी नहीं करूँगा तो बस नहीं करूँगा, वो माँ को ढाल बनाकर बोला, क्योंकि बाबा अभी तक निशाना लिए खड़े थे। ये शादी तो तेरा प्यो भी नहीं रुकवा सकता। देखता हूँ
मैं कैसे इनकार करता है तू? बाबा तैश में बोले। फिर जूता पैर में डालकर कमरे से बाहर निकल के बाबा के जाने के बाद वो फिर अम्मा के सामने आ बैठा। बेटा आखिर बुराई क्या है इसमें? कितनी अच्छी बच्ची है, हालांकि हर वक्त तुम डांटते रहते हो उसे, फिर भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अम्मा ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की। बस मुझे वो पसंद नहीं है। आठ जमाते पास, अकल से बिल्कुल पैदल, ऊट पटांग बचकाना हरकतें करने वाली। शाह की जुबान चलती ही जा रही थी इससे पहले कि वो मेहरबानों की मजीद खूबियां गिनवाता। अम्मा बाबा वाले लहजे में फौरन बोल पड़ी। मेरी जूती कहाँ है? अभी तो यहीं पड़ी थी। उन्होंने इधर उधर देखा। इनकी बात का मतलब समझकर शाह को फौरन वहां से भागते ही बनी। और बस एक लम्हा लगा था शाह को फैसला करने में। मेहरू अगर शाह की बनना चाहती है तो फिर ठीक है, यही सही। शाह बड़बड़ाया। वहां सबसे ज्यादा तेरी याद आएगी। नूरी हवेली में होती हूँ तो यहाँ शाह नहीं होता, मगर इसकी खुशबू, इसकी यादें तो होती हैं। वहां तो तेरी परछाइयां तक नहीं पड़ी कभी। नूर बानो से गले मिलते हुए मेहरबानों की आंखें भीग गई। वो ऐसी ही थी, ना रोने वाली बात पे रो देने वाली, ना हंसने वाली बात पर कहका लगा देने वाली। रुखसती नहीं हो रही तुम्हारी? जो ये नदियां बहा रही हो, एक हफ्ते की बात है, वापस आ जाओगी। नूरबानो ने इसे खुद से अलग करते हुए आस्ता आवाज से इसके रुखसार पर चित लगाई। अदाकारी तो कोई इन दोनों से सीखे हूँ। जाने के लिए तैयार खड़े शाह ने जब इन दोनों का जज्बाती मंजर देखा तो दांत पीसते हुए सर झटका। वो नहीं समझ सकता था कि इन दोनों की दोस्ती नूरी और मेहरू एक जान दो कलब थी। सुसार रास्ते से गुजरते हुए दादी मुसलसल कुरानी आयात पढ़ रही थी। मेहरू चाची से चिमटी हुई थी। चाची भी आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर सब पे दम कर रही थी। शाह को इन लोगों की हालत पर दिली दिल में हंसी आ रही थी। इसके लिए इन रस्तों से गुजरना कोई नई बात नहीं थी। वो तो आदी हो चुका था। 6 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग आधी रात को पहुंच गए थे कराची। दादी और चाची ने लिफ्ट में जाने से इनकार कर दिया तो शाह को भी मजबूरन सीढ़ियों के जरिए ही तीसरी मंजिल पर जाना पड़ा। दादी और चाची का बैग इसने उठाया हुआ था। मेहरू अपना बैग खुद उठा रखा था। वो 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था। जितना ये तुम्हारा पूरा घर है, इतना तो अपनी हवेली का एक कमरा है। मैं तो यहाँ एक दिन में ही दम घुटने से मर जाऊंगी। दादी और चची वहीं सोफे पर बैठ गई थी। मेहरबानो घर का मुआयना करती हुई किचन में पहुंची। जका शाह फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब फिर हमारे बाकी के दिन बहुत सुकून से गुजरेंगे। शाह गिलास उठाकर सिंक के पास आया। वो खिलाफ मामूल और अल्फाज के बरक्स काफ़ी नरमी से बात कर रहा था। बहुत बुरे हो शाह, तुम्हें लोगों का दिल रखना बिल्कुल नहीं आता। मेहरबानो खफा हुई थी होते हुए बोली। मेरे पास एक जात मेरे पास मेरा मेरे पास एक मेरा जाती दिल है, इसलिए सबको चाहिए कि अपने अपने दिल खुद ही संभाल कर रखें। शाह गिलास धोने लगा। मेहरू जल्दी से आगे बढ़ी। लाओ ये मुझे दो, तुम जाकर बैठो। मेहरू ने इसके हाथ से गिलास लिए और खुद गंगालने लगी। शाह ने खलाकन भी मना ना किया। वो कहकर काम करवाने का आदी नहीं था, मगर कहे बगैर कोई काम कर दे तो सो बिस्मिल्लाह। फजर की नमाज पढ़कर दादी चाची तो दोबारा सो गई थी। मेहरू को नींद आई। इसने सोचा कुरान पढ़ ले, मगर कुरान रखा कहाँ था? शायद शाह के कमरे में था, या शायद घर में कुरान था भी या नहीं। वो किचन में आ गई। पूरे किचन का सत्यानाश हुआ पड़ा था, बल्कि पूरे घर का ही। ऐसे गंदे किचन में तो कम से कम वो नाश्ता नहीं बना सकती थी। 1 घंटा लगा कर इसने पूरे किचन की सफाई की, फिर आटा गूंद कर रख दिया। तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई? शाह की आवाज़ पर से चौंक कर देखा। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा नाश्ता बना लो। रहने दो, मैं होटल से ले आऊँगा। शाह ने इसे जहमत करने से मना किया। होटल का खाना मेरे हलक से नहीं उतरता। मेहरबानों ने मुंह बनाया। वैसे शाह, घर का काम तुम खुद करते हो क्या? मेहरबानों को घर की हालत देखकर तो यही अंदाजा हो रहा था। नहीं, सुबह सफाई वाला आकर सफाई कर जाता है। खाना मैं होटल से खाता हूँ। सफाई वाले से कह दो 1-2 हफ्ते ना आए, मैं खुद सफाई करूंगी, और खाना भी तुम घर का बना हुआ खाओगे। मेहरबानों ने चूल्हा जलाकर इस पर तवा रखा। नूर बानो से बात करोगी? इन सारे एहसानों के बदले में शाह को भी एक एहसान करने का ख्याल आया। मेहरबानो फौरन खुश हो गई। शाह हैरत से इसे देख रहा था, जैसे कोई गरीब मस्कीन बच्चा अपने मनपसंद महंगा खिलौना मिल जाने पर खुश होता है। मेहरू भी बिल्कुल वैसे ही खुश हो रही थी। शाह ने नूर बानो का नंबर डाल करके इसे दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। कैसी हो मेहरू? दिल लग गया वहाँ? नूर बानो फौरन बोली, जैसे वो भी मेहरू से बात करने के लिए बेचैन थी। अभी कहाँ दिल लगा, रात ही तो पहुंचे हैं। इस शहर में सब कुछ है नूरी, बस एक तू ही नहीं है। मेहरबानो उदासी हो गई।
अच्छा ऐसे उदास तो मत हो, नूर बानो ने इसे समझाया तो महरू पुरजोश होकर से बताने लगी, तुझे पता है नूरी, यहाँ आधी रात को भी इतनी रौनक थी और अपने गांव में तो रात 10 बजे ही कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हो जाता है। और ये फ्लैट, उफ, जितना हमारा हवेली का एक कमरा है इतना तो पूरा ये फ्लैट है। मुझे तो अपना दम घुटता महसूस होता है, पता नहीं शाह यहाँ कैसे रह रहा है 3 साल से। और हाँ, सबसे बड़ी बात, महरू सांस लेने के लिए रुकी। शाह बिल्कुल बदल गया है नूरी, अब वो बिल्कुल भी वो सड़ू शाह नहीं रहा। मुझसे भी नरमी से बात कर रहा था, एक दफ़ा भी नहीं डांटा। और शाह से बात करवाना महरू। नूर बानो ने इसकी बात काटी। मेहरबानों के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी और आंखों में हैरत उमड़ आई, मगर इसने पूछा नहीं कि वो बात क्यों करना चाहती है। नूरी ने तुमसे कुछ बात करनी है। महरू ने शाह के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। शाह ने भी तज्जुब से देखा। महरू किचन में नाश्ता बनाने चली गई। आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बगैर किसी सलाम दुआ के नूरी ने फौरन पूछा। क्या मतलब? शाह को समझ ना आया। महरू कहीं भी सैर के लिए जाने का कहे ज़का तो तुम मत लेकर जाना, इसकी बात टालते रहना, और समुंदर पे तो हरगिज ना लेकर जाना क्योंकि वो सबसे पहले समुंदर पे ही जाने का कहेगी। शाह ने कान से मोबाइल हटाकर से घूरा, इससे पहले कि वो कुछ कहता कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। शाह किचन में आया तो मेहर बानो नाश्ता बना रही थी। नूर बानो से बात करने के बाद चेहरे से खुशी अब भी छलक रही थी। मैं ये सोच रहा था कि मेहरू, कल से तुम लोग खरीदारी शुरू करोगे, क्यों ना आज हम सब कहीं सैर को चलें, समंदर पर चलें? मेहरू पुरजोश हुई। हाँ ठीक है, तुम जाकर दादी और चाची को जगा दो, उनसे कहो कि नाश्ता करके तैयार हो जाएं। शाह की बात पर अमल करते हुए वो दादी और चाची को जगाने लगी, मगर जाते जाते ठहर गई। अगर नूरी भी होती हमारे साथ तो कितना मज़ा आता। शाह को इस लम्हे बहुत गुस्सा आया, मेहरू की हिमाकत पर और नूर बानो की मुनाफकत पर। क्लिफ्टन पहुंचकर वो लोग सबसे पहले अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर गए। मेहरू ने अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगी। दुआएं सुनने और कबूल करने वाला तो अल्लाह ही है, और ये अल्लाह के वली भी अपनी ज़िंदगी में लोगों को यही सिखा कर जाते हैं कि इस दुनिया से चले जाने के बाद लोग शिरक में पड़ जाते हैं, बजाय इनको वसीला बनाने के इन्हीं से मांगना शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह के परहेजगार और मुफ्ती बंदों में से एक रहे हैं। मेहरू ने अल्लाह के हजूर अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए वसीला बनाया, क्योंकि ये बात तो वाज़ा है कि गुनाहगार और परहेजगार हरगिज़ बराबर नहीं होते। गुनाहगार के बदले में अल्लाह परहेजगार की जड़ सुनेगा। समुद्र पर जाकर बहुत मज़ा आया। घर पर गर्मी लग रही थी, मगर यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता था जैसे वो हवाओं के संग उड़ रही हो। जब लहर आती थी तो पीछे की तरफ धक्का देती थी, जब पलटती थी तो पैरों तले से मिट्टी निकलती थी। ऐसा लगता था वो भी लहरों के साथ खींची चली जा रही है। शामन, मेहरबानों ने आशा से जका शाह को पुकारा। शाह ने घबरा कर पलट कर देखा। दादी और चाची किनारे पर लगी कुर्सियों पर बैठी थी। शुक्र है उन्होंने नहीं सुना, वरना मेहरबानों की सरगोशी भी ऐसी होती थी कि दाएं बाएं के 4 घरों तक आवाज़ जाती थी। ये देखो, शहरबानों ने हाथों का प्याला बना के इसमें पानी भरा। शाह इसकी जानी मतवज्जो हुआ। सामने समंदर देख रहे हो, वो मेरी मोहब्बत है और ये तुम्हारी मोहब्बत। मेहरबानों ने हाथों के प्याले में भरे पानी की तरफ इशारा किया। मेरी मोहब्बत इतनी भी नहीं। जका शाह ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मेहरबानों के हाथों से पानी फिसल कर दोबारा समंदर के पानी में शामिल हो गया। तो फिर ठीक है, आज मेरी मोहब्बत में एक जाम और इजाफा होगा। मेहरबानों हंसने लगी, जैसे मिट्टी के बर्तन में सिक्कों को डालकर हिलाया जाए, वैसी थी इसकी हंसी, बिल्कुल खनखनाती हुई मधुर सी आवाज़। फोटोग्राफर करीब आया तो उसने दादी और चाची को बुलाया। मेहरू का तो समुंदर से वापस जाने का जी नहीं चाह रहा था। वापसी पर इन लोगों ने सीपों से बनी चीज़ें भी खरीदी। दादी देखें, ये कड़े अच्छे लग रहे हैं ना? मेहरू ने कड़े उठाकर दादी को दिखाए। भाई पहने तुमने हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो ले लो। दादी घड़ी देख रही थी जिसमें खाना काबा और रोज़ा रसूल बना था। किनारे पर रंग बिरंगी सीप लगे थे। ये देखें, मैंने नूरी और अपने लिए ये कड़े ले लिए हैं, क्योंकि हम दोनों की पसंद एक जैसी है। बाकी सब के लिए आप पसंद कर लें। मेहरू ने कड़े हैंडबैग में डालते हुए चाची से कहा। बहुत ही ख़राब पसंद है तुम दोनों की, शाह ने आस्था से इसके कान के पास कहा। मेहरू ने मुड़कर घूरा। ऐसे तो मत बोलो, तुम भी हमारी पसंद हो। वो अब दूसरी चीज़ें देखने लगी थी। शाह का दिमाग लफ्ज़ हमारी पे ही अटक कर रह गया। हवेली तो इतनी बड़ी थी, पूरी हवेली में वो अठलाती फिरती थी, और ये फ्लैट
छोटा था, कमरे से दिल भर जाए तो किचन में आ बैठो, किचन से दिल भर जाए तो फिर कमरे में जा बैठो। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा था। किसे मालूम था कि ऐसे दिन दोबारा देखना नसीब होंगे भी या नहीं। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ज़का शाह आंखें मसलता हुआ पानी लेने आया था। मेहरबानों को किचन की दहलीज में बैठे पाया। नूरबानो की याद आ रही है। मेहरबानों का लटका हुआ मुंह मजीद लटक गया है। सुबह ही तो बात करवाई थी। ज़का शाह की आंखें पूरी खुल गई। मेहरबानो नूरबानो ना हुई, लैला मजनू की जोड़ी हो गई। पूरे 16 घंटे हो गए इससे बात किए हुए। मेहरबानों ने इसकी बात का बुरा मनाया और 16 घंटे इस अंदाज में कहा जैसे 16 साल हो गए हों। मुझे पता है तुम्हें नूरबानो की याद नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारी ज़बान में खुजली हो रही है। सुबह इसे सफ़रनामा सुनाया था, अब दिन भर की रोदात सुनाना चाहती हो। शाह को आज कितनी दफ़ा छींक आई, शाह को आज कितनी दफ़ा खांसी हुई, आज शाह का दिल कितनी दफ़ा धड़का, वगैरह वगैरह। इसने फ्रिज से बोतल निकाल कर गिलास में पानी डाला और थोड़े फासले से इसके बराबर बैठ गया। मेहरबानों की नज़र सामने किसी नादीदा नुक्ते पर मरकूज़ थी। ओहो, खुश फहमी है तो देखो जनाब की, हम सहेलियों के पास और भी बहुत सी मौजू हैं बात करने के लिए, एक तुम ही नहीं हो। मेहरबानों जल्दी से इसकी तरफ मुड़ी। मुझे ऐसा लगता तो नहीं। ज़का शाह ने कंधे कचाए। नूर बानो से बात करनी है। मेहरबानों ने ज़माने भर की मासूमियत चेहरे पर सजाए अपनी बात दोहराई। सीधा सीधा कहो कि मेरा मोबाइल चाहिए। गिलास खाली करके उसने काउंटर पर रखा और कमरे से अपना मोबाइल लाकर इसकी तरफ बढ़ाया। सिर्फ नूर बानो से बात करनी है। खबरदार जो फ़ोटो गैलरी, कॉन्टेक्ट्स, मैसेजेस या व्हाट्सएप पे ताका झांकी की, ये महज़िब लोगों का तरीका नहीं होता। मेहरबानों ने इस बात में सर हिलाते हुए झट मोबाइल थाम लिया, कहीं ज़का शाह का इरादा ही ना बदल जाए, क्योंकि इतना मेहरबान होता तो नहीं। वो नूरबानो का नंबर डायल करने लगी। ज़का शाह अभी तक इसके सर पर खड़ा था। कान लगाकर दो सहेलियों की बातें सुनना भी महज़ब लोगों का तरीका नहीं होता। वो चमक कर बोली। ज़का शाह अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ चला गया। वो जानता था कि मेहरू इसके सामने क्यों बात नहीं कर रही। तसल्ली करने के लिए मेहरबानों ने झांक कर देखा, शाह के कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। कैसी हो नूरी? राब्ता होते ही वो पुरजोश हुई। सींग निकल आए हैं सर पर मेरे, और आगे के 2 दांत भी बड़े हो गए हैं। दिमाग ख़राब है तेरा? आधी रात को कॉल कर रही है। नूरबानो की नींद में डूबी बेजारी सी आवाज़ सुनाई दी। दफ़ा कर, तुझे पता है। आशान ने नूरबानो की बात बिल्कुल अनसुनी करके वो फिर शुरू हो चुकी थी। कौन सी रोदात, कहाँ का सफ़रनामा? मेहरबानों के पास तो 2 ही काम थे, शाह के सामने नूरनामा, नूर के सामने शाहनामा। हालत देखो इसके कमरे की, कमरा कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है। शाह रोज़ाना अपना कमरा बंद करके जाता था, आज खुला छोड़ गया था। सामने से गुजरते हुए चाची ने देखा तो वो चीख ही पड़ी। मेहरू बेटा, लगे हाथों शहजादे के कमरे की भी सफाई कर दे। दादी ने इसे आवाज़ लगाई तो वो सादत मंदी से झाड़ू लेकर आ गई। वाकई इस लड़के को एक सलीकामंद बीवी की ज़रूरत है, चाची हंसते हुए बोली। इनका इशारा मेहरू की तरफ था। आज यहाँ आए हुए पूरा हफ्ता हो गया था। मेहरू ने आज पहली दफ़ा झिझकते हुए कमरे में कदम रखा। पूरा कमरा ही ऊंधा पड़ा था। शहजादा गुलफाम ना हो तो हूँ। पूरे कमरे में 1.5 इंच धूल जमी थी। मैले कपड़े गोल मोल करके बेड के नीचे ठूसे हुए थे। बेडशीट आधी बेड पर और आधी फर्श पर लटक रही थी। मेज़ पर सारी किताबें फैली पड़ी थी। 5 दिन हवेली में गुजरे थे और 7 दिन यहाँ, यानी पूरा 12 दिन से सफाई नहीं हुई थी। हर चीज़ परफेक्ट पसंद करने वाला ज़का अल्लाह शाह पता नहीं कैसे रह रहा था इस उजड़ी हालत वाले कमरे में। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा चमचम कर रहा था। एक एक चीज़ उठाकर जगह पर रखी। सारे मैले कपड़ों की गठरी बना दी ताकि लॉन्ड्री वाला आए तो देने में आसानी हो। किताबें सलीके से मेज़ पर रखी। आखिर में इसने कमरे का तनकीदी जायज़ा लिया, मगर मुतमिन हो गई। हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। वो मेज़ के पास आ बैठी, यूं ही किताबें उठाकर उल्टने पुलटने लगी। सारी किताबें अंग्रेज़ी में लिखी हुई थी, जो इसकी समझ से बाहर थी। कुछ सोच कर इसने नोटबुक और पेन उठाया। मैं अपना आधा दिल यहीं छोड़कर जा रही हूँ शाह, इस फ्लैट के बरवची खाने में, समुंदर की लहरों में, समुंदर के किनारे पे, उस ठेले पे जहाँ से कड़े लिए समुंदर के पास नज़र आती फ्लैट्स की इन बुलंद बाला अमारात में, और पानी की इन बोतलों के पास जहाँ पैर धोकर रेत चढ़ाई थी। शॉपिंग मॉल की इस दुकान पर जहाँ से बुरका लिया था, और इस आइसक्रीम पार्लर में, और बस समझो हर जगह। वैसे तुमने हमें यहाँ की सैर करवाई, एहसान तो नहीं किया, मगर फिर भी शुक्रिया। इसने
पर्चा लिखकर मेज पर धरी किताबों के ढेर के बीच में रख दिया। मेरे हवेली की एक चिड़िया भी कम हो जाए तो घर वीरान लगने लगता है। मतीला शाह ने मेहरू की पेशानी चूमी। आपके बगैर भी घर घर नहीं लगता बाबा। वो एक एक से मिल रही थी और थोड़ी ही देर बाद सब कजन्स इसे खींचती हुई चिड़िया घर में ले गई। चिड़िया घर यानी कि इन सबका मुश्तरका कमरा। 2 कमरों के बीच की दीवार गिराकर इन सब लड़कियों के लिए एक कमरा बना दिया गया था। कैसा था कराची? मज़ा आया? कौन कौन सी जगह गई थी घूमने? हमारे लिए क्या क्या लाई हो? सवालों की भुजाड़ शुरू हो गई थी और आदतन सब लड़कियां एक साथ ही बोल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था पहले किसकी बात का जवाब दे। नूरबानो अलग पलंग पर बैठी अपने काम में मगन थी। सबकी बातों का जवाब देकर और बैग इनके हवाले करके वो खुद नूरबानो के पास आ बैठी। शाह कैसा था मेहरू? नूरबानो ने इसकी तरफ देखे बगैर धीमी आवाज में पूछा। अच्छा था, बहुत अच्छा। वो बिल्कुल भी पुराना शाह नहीं था, वो बदल चुका था नूरी। मेहरबानो ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। क्या वाकई? नूरबानो को तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था। मेहरू ने जल्दी से इस बात में सर हिलाते हुए नूरबानो को गले लगा लिया। अरे अरे दुल्हनिया, ये क्या कर रही हो? कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है। अगर शफी ने कल्लो कहा तो फिर हमें कुछ ना कहना। मोमल तंदूर के पास बैठी रोटियां लगा रही थी जब अचानक नूर बानो चलिए। ये सब जानते थे मोमल अपनी रंगत को लेकर कितनी एहसास है। और तुम, पता है ना इसकी शादी है। खुद महारानी बनकर खड़ी हो सर पे। नूर बानो ने मोमल के पास खड़ी मुलाजमा को डांटा। वो नूर बाजी, मैं तो कह रही थी पर मोमल बाजी ने कहा मैं खुद। मुलाजमा अपनी सफाई देते हुए मिनमिनाई। नूर बानो ने इसे हाथ उठाकर जाने का इशारा किया तो वो सर झुकाए चली गई। हटो यहाँ से। मोमल को हटाकर वो खुद बैठ की तंदूर पर रोटी लगाना बस मोमल और नूरबानो को ही आता था। एक दफ़ा मेहरू ने भी सीखने की कोशिश की थी मगर ज़रा सी कलाई जल जाने पर खुद खूब धाड़े मार मार कर रोई थी और 1 महीने तक किसी काम को हाथ न लगाया था। इसलिए अब वो लोग इसे तंदूर के पास भी न भटकने देती थी। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब तंदूर के पास ही जमा हो गई थी। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे इन सबका मोमल और मेहरू से लाड़ प्यार भी बढ़ता जा रहा था। घर कितना सोना हो जाएगा ना। मोमल भी चली जाएगी और मेहरू को भी शायद ज़काउल्लाह भाई कराची ले जाएंगे। शहरबानो उदासी से बोली। खबरदार, जो अभी किसी ने रोना धोना मचाया बस खुशी खुशी रुखसत करना है दोनों को। फिलहाल किसी और मौजू पर बात करो। नूरी ने शहरबानो को डांटा। इसे देखो ज़रा, एक और पाकिस्तान का ख्वाब देख रही है। अगर मूछें लगा दी जाएं तो बिल्कुल अल्लामा इकबाल वाला अंदाज है। कोमल की आवाज़ पर सबने पलट कर देखा और हंस दी। मेहरबानो वही स्कूल की पुरानी कापी जिस पर शायरी लिखा करती थी गोद में रखे एक हाथ में पेन पकड़े मुड़े पर बैठी सोच में गरक दिखाई दे रही थी। इन सब की हंसी की आवाज़ पर वो अपने ख्यालात की दुनिया से लौटी। इसे पता है मैं फूलों से प्यार करती हूँ। वो मेरी जुल्फ सजाए तो मैं गज़ल कह दूँ। बहुत दिनों से कोई शेर हो नहीं रहा है। इसे कहो वो आए तो मैं गज़ल कह दूँ। मेहरबानों ने सर दाह भरी। आय हाय बन्नो रानी, खुफिया ज़रिए से इतला मसूल हुई है कि आपके शाह जी परसों कराची से तशरीफ़ ला रहे हैं। कोमल ने इसे छेड़ा। ना कर सच्ची? मेहरबानो खुशी से उछल पड़ी। आजकल की लड़कियों में तो कोई शर्म और हया बाकी ही नहीं रही। एक हमारा ज़माना था। मेहरू के इस अंदाज पर शहरबानों ने दादी की नकल उतारी। आती है ना इसे भी शर्म, लेकिन अक्सर दूर से ही हाथ हिलाकर चली जाती है। मोमल ने कहके लगाते हुए अपने बराबर बैठी कोमल के हाथ पर तालीफ दी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? नूरबानो ने मेहरू को रोकना चाहा जो अपनी कॉपी के सफ़े फाड़ फाड़ कर देखते तंदूर में डाल रही थी। भाई मुझसे ना हो पाएगी अब ये हिजर फराक की शायरी। इसने एक अदाज से चेहरे पर आई लट को कान के पीछे अड़ेसा। अच्छा भी रुक जा, ज़काल्ला आएगा ना तो इसको अपने जज्बात की आंच पे रोटी पकाकर खिला देना। कोमल ने इसके हाथ से कापी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मेहरू दे भी देती मगर ये इसकी बात पर जोर से कापी इसकी पुश्त पर रसीद की। ये 8 जमातें तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि तुम यूं अश्किया शायरी करती फिरो। शहरबानों के अंदर की अदाकारा फिर जाग उठी थी। अब वो माथे पर तेवरी चढ़ाए शाह की नकल उतार रही थी। मेहरू का जी चाहा वो तंदूर में छलांग लगा दे। सब कजन्स के सामने कितना डांटा था उसने और फिर सब कितने दिन तक मजाक उड़ाती रही थी। ज़काल्ला को पता नहीं था ना मेहरू की ये शायरी किसी और के लिए नहीं बल्कि शाह के लिए होती है। और जब इसे पता चला तब वो शायरी दादी के सामने पढ़कर सुनाने लगा था। मेरे हाथ जोड़ने पर इसने शेर के लिखे शाह मन को शाही कोफ्ते बना दिया था। नूर बानो ने तंदूर से आखिरी रोटी निकालते हुए कोमल की बात मुकम्मल की। कितनी अच्छी है ना तू नूरी। अगर इस दिन तू ना होती और शाह वो दादी को पढ़ के सुना देता तो दादी मुझे उल्टा लटका देती। मेहरबानों ने ढेर सारे प्यार और शुक्रिया भरी नज़रों से नूर बानो को देखा। मेहरू तू ना शादी के बाद भी नूरी को अपने शहरबानो अपने मुफीद मुश्किल से नवाजने ही वाली थी कि अचानक वहाँ दादी आ गई। लड़कियों पागल हो गई हो क्या? धूप में क्यों बैठी हो? गर्मी सर चढ़ गई है क्या?
अगर काम हो गया है तो हटो तंदूर के पास से। दादी ने इन सबको लताड़ा तो वो फौरन उठकर अपने कमरे में भागी। आखिर क्या खेल खेल रहे हो तुम ज़काउल्लाह? इतनी जल्दी ये तब्दीली कैसी? मुझसे कहते हो तुम्हें रत्ती बराबर मेहरबानों में दिलचस्पी नहीं। कराची जाने से एक रात पहले तक तुम बड़ी अम्मा से बहस कर रहे थे, फिर अचानक राजी हो गए। मैं नहीं मान सकती कि तुम जैसा जिद्दी और हट दरम इंसान इतनी जल्दी किसी की बात से कायल हो सकता है। ज़काउल्लाह भी कुछ देर पहले ही कराची से आया था, नूर बानो से चाय देने आई थी। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवालात करने वाली, जबकि तुम खुद एक चालबाज लड़की हो। दोस्ती के नाम पर इस मासूम महरू को धोखा दे रही हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही ना महरू और मेरी खुशी। तुम ये सोच रही होगी कि महरू की जगह तुम्हें होना चाहिए था। ज़काउल्लाह इसके मद्दे मुकाबिल आ खड़ा हुआ। नूर बानो का कद इसके कंधे से भी नीचा था। मैंने ऐसा ना कभी सोचा है और ना कभी कहा है। नूर बानो दबे दबे गुस्से से बोली। ओ हाँ, ऐसा तो तुमने कभी नहीं कहा। सोचा हो शायद। तुम्हारी सोच की रिकॉर्डिंग्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कुछ तुमने कहा था इसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। पहले पहले तो मुझे समझ ना आया आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, मगर फिर मेहरू ने बताया कि शाहनूर बानो भी तुमसे मोहब्बत करती है। फिर मैं तुम्हारी इन बातों का मतलब समझा। इसे धुतकार दो, मेहरू के लिए कठोर बन जाओ शाह। इसकी बात का नरमी से जवाब मत दिया करो, इसे अपने काम मत करने दिया करो, इसे कहीं सैर पर मत लेकर जाना वगैरह वगैरह। शाह बन बन कर बो रहा था और साथ ही नूरबानो के चेहरे के फीके पड़ते रंगों से भी महफूज हो रहा था। शाह मैंने नूरबानो ने वजाहत के लिए मुंह खोला, मगर शाह ने इसकी बात काट दी। देखो नूरी, मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को इस शादी के लिए राजी किया है। अब अगर तुमने मेहरबानों को मेरे खिलाफ लगाने की कोशिश की तो मैं इसे सब बता दूंगा, और ये भी कि तुम मुझे उकसाने आई थी मैं शादी से इनकार कर दूं। शाह अब थोड़े सख्त लहजे में बोला। कितनी भोली है मेहरबानों से इंसानों की पहचान ही नहीं, बस मीठे लहजे और प्यार भरे दो बोल से ही धोखा खा जाती है। वो नूर बानो पर तंज कर रहा था। और बराए मेहरबानी ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। मेहरबानो मायूं बैठी है, वरना मुझे कहने की ज़रूरत भी ना पड़ती, वो कहे बगैर हर काम कर देती है। वैसे तो इस्त्री करवा कर लाया था, मगर सलवटें पड़ चुकी हैं, और ये तो तुम जानती हो मुझे ये नुक्स चीज़ें पसंद नहीं। ज़काउल्लाह के अल्फाज इल्तजा वाले मगर लहजा हुक्माना था। नूर बानो कपड़े लेकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में जाओ, मैं अभी आकर तुम्हें तैयार करती हूँ। मेहमान देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दुल्हन पूरे कमरे में दनाती फिर रही है। नूर बानो ने इसे डांटा। वो शुरू से ही ऐसे डांटा करती थी, अम्मा की तरह, बड़ी बहन की तरह और प्यारी सहेली की तरह। तुम मुझसे नजरें क्यों कतरा रही हो नूरी? मैं तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, नज़रें मुझे चुरानी चाहिए। मेहरबानो सर झुकाए खड़ी थी। और तुम्हें भला क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? नूरबानो ने थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर किया और इसकी बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े आंसू तैर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो नूरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद, मगर मैं खुद गर्ज हो गई थी। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने हर वक्त शाह का और शाह के सामने तुम्हारा जिक्र तस्करा करती रहती थी। मैं चाहती थी तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए, फिर मैं तुम्हारी शादी भी शाह से करवा दूंगी। जब मुझे पता चला कि तुम शाह से मोहब्बत करती हो तो मैंने इसे बता दिया, और ये भी कहा कि इसे दूसरी शादी तुमसे करनी पड़ेगी। मेहरबानो से बताती चली गई और आखिर में नूरबानो के आगे हाथ जोड़ लिए। नूरबानो ने इसे गले लगा लिया। महरू महरू मेरी जान, कब अकल आएगी तुम्हें? ये सब बचकाना हुलिये हैं, ये सब बचकाना लिए हैं। इनसे किसी को किसी से मोहब्बत नहीं हो जाती। मुझे बहुत पहले से शाह से मोहब्बत थी, लेकिन इस तरह हर बात मुंह फाड़ कर हर किसी के सामने नहीं कह देते। तुम्हें अगर ये पता चल गया था कि मैं भी शाह से मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हें कम से कम ये बात शाह को नहीं बतानी चाहिए थी। ये हम दोनों के दरमियान राज भी रह सकता था। मेहरबानों ने इसे बहलाया और हल्की फुल्की नाराज़गी भी जाहिर की। और हाँ, मैं ऐसे शख्स की होना चाहूँगी जो सिर्फ मेरा हो। मुझे हिस्सों में बटा हुआ इंसान पसंद नहीं, इसलिए ये बात तुम अपनी इस खोपड़ी में बैठा लो कि शाह सिर्फ तुम्हारा है। नूरबानो ने इसके सिर पर चित लगाई। मेहरबानो वल मुजीबुल्ला शाह, आपका निकाह ज़का-उल्लाह शाह वल मतीउल्लाह शाह से 1 लाख हक में सिक्का राजुल वक़्त तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। एक लम्हे के लिए मेहरबानो का जी चाहा वो अपनी जगह नूरबानो को बैठा दे, मगर नहीं। मुझे माफ़ कर दो नूरी, मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं शाह की ज़िंदगी की दूसरी औरत तुम्हें बनाकर ले आऊँ, लेकिन तुम शाह की ज़िंदगी में मुझे बर्दाश्त ना कर पाओ। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकती। कबूल है, इसने आस्था से कहा। नूरबानो ने सबसे नज़रें बचा के अपनी आँख का भीगा गोशा साफ किया। गुलाब और मोतिये के ताज़ा फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। ओहो, आज तो हमारी बेशरम महरू के चेहरे पर भी हया की लाली आ गई। ज़काउल्लाह
भाई आज तुम्हें देखेंगे तो इनके होश ही उड़ जाएंगे। कोमल और नूर बानो ने इसे शाह के कमरे में लाकर बैठाया। शहर बानो ने इसे छेड़ा। एक मिनट, ज़काउल्लाह की कॉल आ रही है। नूर बानो ने वाइब्रेशन होने पर हाथ में पकड़ा मोबाइल देखा। तुम आराम से बात करो, हम बाहर दरवाजे पर खड़े हैं। ज़काउल्लाह आएगा तो इससे पैसे भी बटोरने हैं। आज जेब खाली करवा के ही छोड़ेंगे। नूरबानो ने इसके हाथ में मोबाइल थमाया और वो तीनों कमरे से बाहर निकल गई। हेलो नूरबानो, राब्ता होती शाह जल्दी में बोला था। मेहरबानो बोल रही हूँ। मेहरू ने अपने हाथों में लगी शाह के नाम की मेहंदी देखी। ओह अच्छा, वैसे तुमसे बात करने के लिए कॉल की थी। अब शाह थोड़ा इत्मीनान से बोला। मेहरबानो चुप रही। आज पहली दफ़ा इसकी बोलती बंद हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद शाह खुद ही बोल पड़ा। खुश हो? बहुत खुश। मेहरबानो की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा बिलफर्ज अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, तो तुम्हारा रद्देमल क्या होगा? शाह शरारत से बोला। मैं इसी वक्त मर जाऊंगी। मेहरबानो मुंह फैलाकर खुफकी से बोली। तो फिर ठीक है, मर जाओ। शाह का लहजा यकदम बदला। मेहरबानो के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। तुम भी चाहती थी और घर वाले भी चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे हो। मैंने तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी की। अब तुम लोगों को मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी शहर की किसी पढ़ी लिखी मिचोर और अपनी हमजाज लड़की से हो। अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा ताकि मेरे दिल को भी मुझसे कोई शिकवा ना हो। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं मेहरबानो, और तुम मेरे मियार पर पूरी नहीं उतरती। मुबारक हो, तुम तो शाह की होगी मगर शाह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और वो जो थोड़ी देर पहले आसमानों में उड़ रही थी मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। शाह, तुमने जिद में आकर मेरी जिंदगी खराब कर दी। छोड़कर जाना था तो पहले ही चले जाते, पहले ही कर लेते अपनी मनमानी। मेहरबानो सदमे से बोली। जिद में आकर तुम लोग भी तो मेरी जिंदगी खराब करने चले थे। कितना समझाया था कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार ना था। भुगतो तुम लोग अपनी ही जिद का नतीजा। वो कौफत से बोल रहा था। मेहरू ने थोड़ा तौक़ुफ़ किया। इसकी आवाज़ इसका साथ छोड़ रही थी। ठीक है, मगर जिसकी बनो पूरी तरह इसके ही बनकर रहना। और मेरी दुआ है तुम्हारी पहली औलाद बेटी हो, इसका नसीब बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। मगर कभी इसकी छोटी सी तकलीफ पे भी तुम्हारा दिल तड़पे तो तुम्हें एहसास हो कि बेटियों का दुख क्या होता है। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं मगर मैं भी किसी की बेटी हूँ शाह। राब्ता मुंतकिल हो चुका था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसे बस इतना याद है कि इसने बंद होती आंखों और कपकपाती आवाज़ से नूरबानो को आवाज़ दी थी। फिर इसका सर बेड क्राउन से जा टकराया। दादी देखिए, इसे पता नहीं क्या हो गया है। शहरबानो अभी दौड़कर दादी को बुलाकर लाई थी। इसकी सांस फूल रही थी। मेहरू मेरी बच्ची। दादी घबरा कर आगे बढ़ी। मेहरू मेहरू आंखें खोलो। नूरबानो की हालत ऐसी हो रही थी जैसे बस अभी रो पड़ेगी। वो इसकी हथेलियां चला रही थी। दादी ने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जो अपनी बड़ी अम्मा को बुलाकर लाओ। दादी ने शहरबानो को इशारा किया तो उसने दोबारा दौड़ लगा दी। मेहरू, कोमल ने मेहरू का चेहरा थपथपाया। मेहरबानो ने आस्ता आस्ता आंखें खोलना शुरू की। तब तक शहरबानो बड़ी अम्मा को बुलाकर आ चुकी थी। वो चला गया। मेहरबानो के मुंह से निकलने वाला पहला जुमला यही था। कौन चला गया? बड़ी अम्मा आगे बढ़ी। वो हमेशा के लिए चला गया। मेहरबानो खोए खोए से लहजे में बोली। कौन चला गया मेहरू, कौन चला गया? नूरबानो ने इसे दोनों बाजू से पकड़कर झंझोर डाला। इसके कानों में खतरे की घंटी बज रही थी। शाह, शाह चला गया। वो जैसे सोच कर बोल रही थी। क्या कह रही हो बेटा? अभी थोड़ी देर पहले मोमल को रुखसत कर रहा था वो। इसने मजाक किया होगा, बड़ी अम्मा ने इसे समझाया। दादी के इशारे करने पर शहरबानो दोबारा बाहर की तरफ भागी। शाह को ढूंढने। इसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। लहजे की नरमी गायब हो चुकी थी। वो बिल्कुल कठोर बन गया था। वो मुझे धुतकार कर चला गया। नूर बानो एक एक कदम पीछे हटती गई। वो सच में चला गया था। बड़े बाबा ने कॉल की कई मर्तबा मगर इसका नंबर बन जा रहा था। सबको पता चल चुका था। मोमल के वलीमे और निगी की शादी वाले दिन जग हंसे तो जग हंसाए तो हो चुकी थी। हर जगह बातें भी बन रही थी कि कोई यूं अपनी दुल्हन को छोड़कर नहीं जाता। कोई ना कोई वजह तो होगी। कुछ लोगों ने दबे दबे अल्फाज में मेहरू के किरदार को मशकूक जाहिर किया। छोटे चाचा और मंजले चाचा कराची भी गए थे मगर वो फ्लैट फरोख्त करके वहां से जा चुका था। मेहरबानों ने झूठ बोला था कि अगर शाह छोड़कर गया तो वो इसी वक्त मर जाएगी। वो मरी तो नहीं थी, हंसती थी, सबसे बातें करती थी, पूरे घर पे मंडलाती फिरती थी, अपने कबूतरों के साथ वक्त गुजारती थी, सांस लेती थी। ये सब जिंदगी की अलामात ही तो है। ये अलग बात थी कि हंसते हुए अब इसकी आंखें नहीं चमकती थी। सब से बात करती थी मगर गैर दिमागी से बेरब्त जुमले बोलती थी, पूरे घर में मंडलाती फिरती थी मगर अब जल्द ही थक कर बैठ जाती थी।
बड़े बड़े आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, गंदमी रंगत पर ऐसा लगता था कि किसी ने हल्दी मल दी हो। सभी खुद को इसका मुजरिम समझते थे। मतीउल्लाह, अगर मेरे मुजीब ने अपनी बेटी के मुतालिक हमसे सवाल किया तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी क़यामत के रोज़। दादी इसकी हालत देखकर दिल थाम कर रह जाती। बड़े बाबा इसका सामना करने से घबराते थे। वो भी खुद को अपनी मुजरिम समझती थी, बड़ी अम्मा और बड़े बाबा की मुजरिम समझती थी। आखिर इसकी वजह से ही तो इनका इकलौता लाडला बेटा इनकी नज़रों से दूर हुआ था। याद है नूरी, एक दफ़ा ठीक किसी जगह तुमने शाह से कहा था कि मेहरू को धुतकार दो। मेहरबानो खोए खोए से अंदाज में बोली। वो नूर बानो को नहीं देख रही थी, वो मिट्टी के घड़े पर अपनी महारत दिखा रही थी। नूर बानो का दिल तेजी से धड़का। ज़काउल्लाह ने तुम्हें बताया था? नहीं, मैंने खुद सुना था। वो बिल्कुल आराम से बात कर रही थी, आवाज़ में कोई शिकवा नहीं था। नूर बानो ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर तुम गलत समझी हो मेहरू, मैंने तो वजाहतें मत दो। मुझे मालूम है तुमने इससे जो भी कहा था मेरी भलाई के लिए कहा था। तुम जानती थी मेरी कमज़ोरी मोहब्बत है। जो भी मुझसे मोहब्बत से पेश आता है मेरा दिल इसके लिए नरम पड़ जाता है। मोहब्बत तो मैंने इससे तब भी करती थी जब वो मुझे डांटता था, मगर जब जब वो मुझसे नरमी से बात करता था मेरा दिल इसके लिए नरम होता चला जाता था। वो मेरी एक एक बात मानता तो मेरा जी चाहता कि मैं इसकी हर बात मानूं। वो मुझसे दो लफ्ज़ मोहब्बत के बोले तो मैं इसके लिए मोहब्बत पर पूरी किताब लिख दूं। लेकिन अगर वो मुझसे सख्ती से पेश आता तो वाकई मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकल जाती। इसने उसने तुम्हारी कही गई बातों पर अमल किया भी तो इस वक्त जब मैं खुद को उस पर वारने को तैयार थी, जब मैं अपनी सांसें भी इसके नाम कर चुकी थी, जब मेरा नाम इसके नाम के साथ जुड़ चुका था, जब मैं तुम जाओ मेहरू, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नूरबानो ने इसकी बात काटी। वो देख रही थी कि मेहरू को बात करने में कितनी दिक्कत हो रही थी, और फिर भला नूरी से ज़्यादा इसे कौन समझ सकता था। नहीं आज तुम नहीं, आज मेरा तुमसे बातें करने को जी चाह रहा है, फिर तो बस आराम ही आराम है। मेहरबानों ने जाने से इनकार कर दिया तो नूर बानो ने भी फिर जिद ना की। शाह कैसा होगा नूरी? वो घड़ा एक तरफ रखकर अब आसमान के सितारों को देख रही थी। पीले बल्ब की रोशनी में इसका जर चेहरा बहुत पुरस्कार लग रहा था। तुम्हें अब भी इसकी याद आती है? नूर बानो गुस्से में दोनों कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ घुमाया। नहीं आनी चाहिए, वो मेरा शोहर है। वो नूर बानो की आंखों में आंखें डालकर बोली। इसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, इसे शहर की आबो हवा इस रास आ गई है। वो तुम्हें कब कब भूल चुका होगा। नूर बानो ने इसे हकीकत का आईना दिखाया। जानती हो मैं इसके म्यार पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन इसका खमीर यही का है नूरी। तुम देखना एक ना एक दिन वो ज़रूर लौट कर आएगा। मैं शायद तब तक रहूं ना रहूं। जब वो आए तो अम्मा और बाबा से कहना इसे माफ़ कर दे। मेहरबानों के दिल में अब भी इसके लिए नरम गोशा था। कोई एक दो दिन की तो मोहब्बत नहीं थी, जब से होश संभाला था तब से इस मोहब्बत को दिल में पाला था। अब तो दम निकलने के साथ ही ये मोहब्बत निकलनी थी दिल से। तुमने इसे माफ़ कर दिया? नूर बानो ने इसे सवाल किया। उसी शब माफ़ कर दिया था, वो उदासी से मुस्कुराई। तुम्हें याद है आज क्या तारीख है? अब वो अपनी हथेलियों को देख रही थी जैसे किस्मत की लकीर तलाश कर रही हो। नूर बानो ने जवाब ना दिया तो वो खुद ही बोल पड़ी। ठीक 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी में इसी तरह को खूबसूरत तरीन दिन और बदतरीन रात आई थी। वो सारा के साथ समंदर के साहिल पर बैठा था। सारा इसकी यूनिवर्सिटी फेलो थी। अभी 1 हफ्ता ही हुआ था शादी को। जब तुमने मुझसे कोई बात नहीं करनी थी तो फिर यहाँ लेकर क्यों आए? आई एम गेटिंग बोर्ड यार। तंग आकर सारा बाजारी से बोली। काफ़ी देर से दोनों के दरमियान खामोशी छाई थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। शाह समुंदर से नजर आते फ्लैट्स की बुलंद इमारत को देख रहा था। शाह मन इसे मोहब्बत से पुकारा। अब क्या हुआ? शाह ने बेजारी से इसे देखा। हम भी शादी के बाद यहीं रहेंगे, 5वीं मंजिल पे। मुझे समंदर बहुत पसंद है। सुबह सुबह जब मेरी आंख खुलेगी और मैं खिड़की का पर्दा हटाऊंगी, हवा का एक तेज झोंका आया करेगा, गीली मिट्टी की खुशबू बसी होगी इसमें, और मैं तुमसे कहूंगी एक और मुस्कुराहट भरी सुबह मुबारक। वो बहुत ठहर ठहर कर बोल रही थी। कभी तो नॉर्मल इंसानों वाली बात जबान में बात कर लिया करो, ये सब अफसोनी बातें हैं, थोड़ी हकीकत पसंद बनो। शाह को इसकी बात से मुकम्मल इख्तलाफ था। मसलन कैसे? इसने थोड़ी तले मुट्ठी जमा कर शाह को दिलचस्पी से देखते हुए आंखें पटपटाई। मसलन ये कि अगर हम यहाँ 5वीं मंजिल पर रहेंगे, मैं सुबह सुबह खिड़की का पर्दा हटाऊंगा, हवा का एक तेज झोंका आया करेगा, ढेर सारी रेत साथ लाएगा, मुंह सर में रेत सारी रेत भर जाएगी, और मैं कहूँगा एक और करकराहट भरी सुबह मुबारक। जकाला शाह मुंह बगाड़ कर बोला। और तब मैं तुम्हें इसी 5वीं मंजिल पे इसे धिक्का दे दूंगा। इसने बैठे बैठे ही शाह को धिक्का दे दिया। अगर वो बुरा वक्त ना स- वो अगर वो बड़ा
बर वक्त ना संभलता तो सचमुच रेत पे जा गिरता और इसका मुंह सर सब रेत से भर जाता। शाह, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ खोए हुए हो? सारा ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वह चौंका। हूँ कुछ नहीं, चलो चलो। सारा ने इसका हाथ थाम लिया। एक हाथ में इसने अपनी सैंडल उठा रखी थी। मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हारा हाथ थाम कर समंदर की गीली रेत पर नंगे पांव बहुत दूर तक चलूं, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। बड़ी बेशर्म लड़की हो। शाह ने रुककर इसे आंखें दिखाई। मैं कौन सा अभी का कह रही हूँ शाह। शादी के बाद जब हम यहाँ आया करेंगे तो ऐसे ही चला करेंगे। चलते चलते वो शाह से 2 कदम आगे निकल गई थी। इसे मुड़कर देखा और हंसने लगी। वो ऐसे ही मुंहफट लड़की थी। शाह ने सारा का हाथ छोड़ दिया। गिरेबान पर अटके सनग्लासेस आंखों पर जमा लिए। छी छी, सारी रेत चिपक गई। मुझे इसी वजह से पसंद नहीं समुंदर। सारा ने नाक सुकेड़ कर पैर झाड़ा। रास्ते में मिलने वाली पानी की बोतलों के पास से शाह इसे ले आया। और भी बहुत से लोग खड़े थे वहां जो कपड़ों पर से और हाथों पैरों से रेत पानी डालकर रेत छुड़ा रहे थे। सैंडल एक तरफ रखकर वो इसे छोटे से बेंच पर बैठ गई। शाह झुककर बोतल से इसके पैर पर पानी डालने लगा। दादी चाची के पैर धुलाने के बाद वो सीने पर बाजू लपेटे मजे से खड़ा से देख रहा था। वो एक हाथ में बोतल पकड़े एक हाथ से बाया का दामन हिलाकर पानी डाल रही थी। बाया छोड़कर पैरों पर पानी डाला तो गीला दामन फिर रेत पर अटक गया। वो रोने वाली हो गई। आखिरकार तरस आ जाने पर शाह आगे बढ़ा। इधर लाओ, मुझे दो। शाह ने इसके हाथ से बोतल ली। तुम्हारा बुर्का कितना खराब हो गया है ना? सारी रेत लग गई है। अब वो आराम से एक हाथ से बाया समेट कर एक हाथ से पैर धो रही थी। रेत की वजह से नहीं कह रहा। ये वही है ना जो 3 साल पहले मैं कराची से ही तुम लोगों के लिए लेकर गया था। कितना पुराना हो गया है। तुम नया ला देना, वरना तब तक यही मेरे इस्तेमाल में रहेगा, चाहे मुझे इस पर पेवंद ही क्यों ना लगाना पड़े। वो हठधर्मी से बोली। क्या कर रहे हो शाह? सारा पानी रेत पर बहा दिया तुमने। सारा ने इसके हाथ से पानी बोतल ली, इससे पहले कि वो बचा कुचा पानी भी बहा देता। सारा बिल्कुल वैसी थी शाह की मनपसंद, इसकी हम मिजाज। मगर अब शाह चाहता था कोई हो जो इसकी बातों के मुखालफत करे। सारा मिचौड़ सी लड़की थी, मगर अब शाह चाहता था कि कोई हो बच्चों जैसी ऊट पटांग हरकतें करे, तालियां बजा बजा कर हंसे, जिसका अंदाज बच्चों जैसा हो, मासूमियत और भोलेपन बगैर किसी बनावट के बेसाख्ता हो। सारा समझदार सी थी, मगर अब शाह का जी चाहता था कोई हो जो बगैर सोचे समझे हर बात कह जाए। सारा काफ़ी हद तक हकीकत पसंद थी, मगर अब शाह चाहता था कि कोई हो जो हकीकत से दूर किसी अलग ही दुनिया की रहने वाली हो, शायरी की जुबान में इससे बात करे। यार, कम से कम घर की सफाई तो कर लिया करो। थका हुआ घर आता हूँ तो ज़हनी सुकून चाहिए होता है। घर का ये हाल देखकर ऐसा लगता है किसी ने मेरे सर पर उलट दिया है घर। वो ऑफिस से अभी वापस आया था। घर का हाल देखकर इसका दिमाग घूम गया। मैंने की तो थी सफाई। सारा ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। ये कैसी सफाई की है, देखना जरा। शाह ने गिलास थामने के बजाय मेज पर उंगली फेर कर इसे दिखाई, जिस पर अब हल्की सी धूल लगी हुई थी। सारा ने गिलास मेज पर रख दिया। मैंने सफाई की थी शाह, ये पता नहीं कैसे रह गई। सारा इसके बराबर बैठ गई। एक काम तुम्हें ढंग से नहीं आता। खाना बनाया तो ऐसा जो एक नवाला खाने के बाद दूसरा हलक से ना उतरे। सफाई ऐसी करती हो कि ना करना करना ना करना बराबर। वो ऊंची आवाज और सख्त लहजे में बोल रहा था। सारा रोने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था शाह, मुझे ये सब काम करना नहीं आते। मैं अपने घर पर भी कोई काम नहीं करती थी, प्लाज्मा करती थी सारा काम। अब मैं तुम्हारी खातिर कोशिश करती हूँ, लेकिन यकदम तो नहीं सीख सकती ना। हमारे घर में भी मुलाजमा है और मुलाजिम थे, लेकिन मेरी सारी कज़नें घरदारी में बहुत सुगड़ हैं, हर काम कर लेती हैं। वो अब भी वो वैसे ही ऊंचा बोल रहा था और साथ साथ इसका मुआवजा भी कर रहा था। मैं भी सीख जाऊंगी। सारा ने हाथ की पूंछ से आंसू साफ किए। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? सीने सरकने की वजह से शाह की नज़र इसकी कलाई पर पड़ी। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। सारा ने दूसरा हाथ अपने कलाई पर रख लिए। आंखों में 2 आंसू बढ़ने लगे थे। हाथ जल गया? शाह ने अब नरमी से पूछा। हाँ, तुम्हारे कपड़े प्रेस कर रही थी तो। शाह ने गिलास उठा कर इसे दिया तो इसने एक घूंट भर के गिलास वापस रख दिया। अगर नहीं होता तो तुमसे काम तो मेड रख लो। शाह ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं चाहती हूँ तुम्हारे सारे काम मैं अपने हाथों से करूँ। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ, मगर जितनी कोशिश करती हूँ उतनी नाकाम हो जाती हूँ। वो बेबसी से बोली। वो अपने माँ बाप की नाजो पली मॉडर्न सी लड़की थी। इसे अंडा तक उबालना नहीं आता था।
میرا دل جیت چکی ہو، تبھی میں نے تم سے شادی کی ہے سارا، اینڈ آئی ایم سوری، میں بلا وجہ تم پہ اتنا غصہ ہو گیا، حالانکہ بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر اس نے کان پکڑے تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ دعا کرو اللہ ہمارا پیارا سا بیٹا دے۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ابھی ڈاکٹر کے ہاتھ سے واپس آئے تھے وہ دونوں۔ شاہ تم 21ویں صدی کے پڑھے لکھے مرد ہو، مگر تمہاری سوچ 1500 سال پہلے کے جاہل عربوں جیسی کیوں ہے؟ اگر بیٹی بھی ہو تو کیا ہوا؟ تم بھی تو بتاتے ہو تمہارے حویلی میں سب کزنز اور بہنوں کو ملا کر 11 لڑکیاں ہیں اور گھر میں ان سے بہت رونق ہوتی ہے۔ تمہارے بابا انہیں چڑیاں کہتے ہیں، پھر تم صرف بیٹے کی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ بیٹیاں تو رحمت بن کر آتی ہیں۔ سارا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میری دعا ہے تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، اس کا نصیب بہت اچھا ہو، بہت اچھا، مگر کبھی اس کی چھوٹی سی تکلیف پر بھی تمہارا دل تڑپے تو تمہیں احساس ہو کہ بیٹیوں کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، مگر میں بھی کسی کی بیٹی ہوں شاہ کے چہرے کی خوشی مدھم ہوئی۔ صرف رحمت ہی نہیں، کبھی کبھی بیٹیاں مکافات عمل بھی بن کر آتی ہیں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ 1 گھنٹے سے وہ دونوں شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے۔ سارا کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایک آدھی چیزیں ہی خریدی تھی اب تک اس نے۔ سارا رک کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کو پتہ تھا پسند اس کو ان میں سے کوئی بھی نہیں آنا، مگر اس کا دل مطمئن کرنے کے لیے شاہ نے اسے اس کی مرضی کرنے دی۔ وہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک نظر ایک جگہ پر جم گئی۔ مجھے نہیں پتا دادی، مجھے بھی اتنے ہی جوڑے چاہیے جتنے مومل اور نگی کے سسرال اور میکے کے ہوں گے۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میرا سسرال اور میکا ایک ہی ہوگا۔ اس نے منہ بنا لیا کیونکہ دادی اور چاچی نے اس کے لیے بھی اتنے ہی کپڑے لیے تھے جتنے نگی اور مومل کو جہیز میں دینے تھے۔ مگر مہرو کے بری کے جوڑوں کا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسے منہ مت لٹکاؤ، تم پسند کر لو، دادی نے اسے تسلی دی۔ رہنے دے دادی، آپ لوگ خود پسند کر لیں، اس کو ڈریسنگ سینس بالکل بھی نہیں ہے، جوگن والا حلیہ بنا کر پھرتی اور سمجھتی ہے خود کو کسی سلطنت کی شہزادی۔ شاہ نے اس وقت اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے نیا برقع لا دو گے کیونکہ تمہیں بالکل اچھا نہیں لگتا جب میں یہ پرانا برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ مہربان آواز میں ڈھیر ساری اپنائیت بھر کے بولی۔ شاہ فوراً گڑبڑا گیا۔ دادی اور چاچی ہنسنے لگی۔ جاؤ دیکھ لو جو لینا ہے، دادی نے اجازت دے دی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی دادی اور چاچی، خواہ مجھے شرمندہ کروا دیا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ مہرو اس کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تقریباً بھاگ رہی تھی۔ اب اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات تھی؟ اور اس وقت خیال نہ آیا جب مجھے جوگن کہہ رہے تھے دادی اور چاچی کیا سوچیں گی؟ تم مجھے اتنی غور غور سے دیکھتے ہو، اور رہی خود کو شہزادی سمجھنے کی بات تو دادی کی شہزادی سمجھنے کی بات تو مہربانو اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، شاہ کے برابر چلنے لگی۔ تو رہی شہزادی سمجھنے کی بات تو دادی جب تمہیں شہزادہ بولتی ہیں تو تم بھی تو خود کو شہزادہ سمجھنے لگتے ہو۔ مہربانو اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ شاہ کے برابر چلنے کی کوشش میں اس کا سانس پھول گیا تھا۔ حویلی کا اکلوتا تو وارث ہوں، بیٹا ہوں، شہزادہ ہی ہوں گا۔ سائڈ سے ہو کر شاہ دوبارہ چلنے لگا۔ ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اگر تم ہر ماہ کراچی سے گھوڑے پر بیٹھ کر گاؤں آؤ تو پھر بالکل وہی شہزادے لگو جو بچپن میں دادی کی کہانی میں ہوتا تھا۔ مہربانوں نے سنجیدگی سے کہا، پھر خود ہی اپنی بات سے محفوظ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ پر تالی مار کر ہنسنے لگی۔ شاہ نے رک کر اسے گھورا۔ اچھا اب کچھ نہیں کہو گی؟ بس چپ، بالکل چپ۔ مہرو نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے منہ پر انگلی رکھ دی۔ وہ جتنا بولتی تھی اتنا ہی ہنستی تھی۔ سیانے کہتے ہیں جو جتنا ہنستا ہے اتنا ہی رونا پڑتا ہے۔ سیانے ٹھیک ہی تو کہتے تھے۔ دیکھو سارا، یہ اچھا ہے نا؟ شاہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے خریداری میں مدد کرنے لگا۔ یہ ڈریس 2 سال کے بچے کو پورا آئے گا۔ سارا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اس نے تھوڑی سی چیزیں خریدی اور اس کا بازو تھام کر آگے بڑھ گئی۔ شاہ دیکھو تو ذرا کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔ مہرو نے سامنے سے آتے میاں بیوی کے طرف اشارہ کیا جو تقریباً 1.5 عمر کے لگ رہے تھے، مگر ان کے درمیان محبت نئی شادی شدہ جوڑوں والی ہی تھی۔ خاتون نے اپنے شوہر کا بازو تھام رکھا تھا اور جس طرف اشارہ کرتی ان کے شوہر فوراً انہیں اسی شاپ پر لے جاتے۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہاری خواہش بھی میرے ساتھ یوں ہی چلنے کی ہے، شاہ نے شرارت سے کہا تو اس کے گال کشمیری سیب کی طرح سرخ ہو گئے۔ وہ خود تو جو منہ میں آتا تھا کہہ جاتی تھی، مگر شاہ کی بات پر جھمک گئی۔ میں تھک گئی شاہ، سارا کی آواز سے ہی تھکن ظاہر تھی۔ چلو آ جاؤ، آئس کریم کھاتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ شاہ اسے لے کر مال میں بنے آئس کریم پارلر میں آ گیا۔ ویٹر نے آئس کریم لا کر ان کے سامنے رکھی۔ سارا شاپنگ بیگز میں جھانک رہی تھی جیسے اب بھی اس کا دل نہ بھرا ہو۔ ابھی وہ دونوں بایا خرید کر یہاں آ کر بیٹھے تھے۔ مہرو شاپنگ بیگ میں رکھا اپنا بایا دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی مسرور تھی جیسے شاہ نے اس سے کوہ نور دلا دیا ہو۔ ویٹر نے آئس کریم لا کر رکھ دی۔
हाय हाय बहुत ठंडी है आइसक्रीम। इसने ज़ोर से दोनों आंखें मींच लीं। शाह को इसकी अक्ल पर मातम करने को जी चाहा। आइसक्रीम ठंडी ही होती है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं ओवन में बना दिया करूँगा शादी के बाद। आखिरी जुमला इसने कसदन कहा था। बहुत तंग कर चुकी थी महरू। अब इसकी बारी थी बदला लेने की। वो यूं ज़ाहिर करने लगी जैसे सुनाई ना हो, मगर इसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। चलो चलो जल्दी चलो, दादी और चाची इंतज़ार कर रही होंगी। वो अब इससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। ज़का शाह ने इतनी ज़ोर से कहका लगाया था कि आसपास बैठे कई लोगों ने इसे मुड़कर देखा था। कहाँ गुम हो शाह? आइसक्रीम का जूस बन चुका है अब तक। सारा ने इसकी आंखों के सामने हलाया। तुम खा लो, मेरा जी नहीं चाह रहा। इसने बेदिली से अपना कप भी सारा के सामने खिसका दिया। इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? सारा ने फिक्रमंदी से इसे देखा। हूँ, हाँ, बस ये सोच रहा था कि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। कराची अब रहने के काबिल नहीं रहा। इसके सर में दर्द होने लगा था। अब वो अपनी कनपटियां मसलने लगा। बहुत सुकून से गुजर रही थी ज़िंदगी, मगर जब से सारा से शादी हुई थी वो सारा के साथ होता था, मगर से बार बार उसी लड़की का ख्याल आता था। उसने आखिरी बार कहा था, शाह जिसकी बनो मुकम्मल तौर पे इसके ही बनकर रहना, मगर वो चाहकर भी किसी एक का नहीं बन पा रहा था। वो हिस्सों में बटा हुआ इंसान था। वो खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लिए ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। मुबारक हो, ज़काउल्लाह बेटी हुई है। सारा की वालदैन से देखते ही मुबारकबाद दी। शाह के हाथ से मिठाई का डब्बा छूट कर गिरा। मेरी दुआ है तुम्हारी पहली औलाद बेटी हो। मेरी दुआ है बेटी हो, पहली औलाद बेटी, मेरी दुआ। इसके कानों में अल्फाज की बाज़गश्त गूंजने लगी। वो उल्टे कदमों वापस पलटा। ज़का क्या हुआ बेटा, रुको, कहाँ जा रहे हो? सारा की वालदा से आवाज़ें देती रह गई। मैं 2 दिन बाद वापस आऊँगा। वो मुड़कर देखे बगैर बोला। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई साल पुराना मंजर आंखों के सामने गटमट हो रहा था। बेटियां सिर्फ रहमत ही नहीं बल्कि कभी कभी मकाफात अमल भी बनकर आती हैं। वो बड़बड़ा रहा था। उसने अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा था, मगर बाप बनते ही बेटी के लिए दिल में कसक उठी थी। अल्लाह ना करे मेरी बेटी का नसीब वैसा हो जैसा सलूक मैंने इसके साथ किया था। 9 साल बाद वो अपने गांव वापस आया था। हवेली में कदम रखते ही सब मुलाजमों ने इसे हैरत से देखा। बस मुलाजमों की ही चहल पहल नजर आ रही थी। चिड़ियाघर चिड़ियों से खाली हो चुका था। सारी चिड़ियाँ अपने नए आशानों को जा चुकी थीं। इन्हें परवास सिखाने वाले बूढ़े माँ बाप अपने बसीदा घोंसलों में तनहा रह चुके थे। कबूतर भी उदास उदास से कहीं कहीं परों में सर दिए बैठे थे। बाबा, इसने इनकी पुश से आस्था से पुकारा। उन्होंने पलट कर देखा। वो जरगा में जाने के लिए तैयार खड़े थे। वो अब भी वैसे ही थे, कल्फ लगे सफ़ेद कपड़े पहने, घनी घनी दाढ़ी, मूछे, वही रौबदार चेहरा। हाँ, मगर कमर में हल्का सा खम आ चुका था। उन्होंने आंखें सुकेड़कर ज़का को गौर से देखा। शायद इनकी नज़र भी अब कमज़ोर हो चुकी थी। बूढ़े बाप का जवान बेटा, बेटा भी वो जो अकलौता हो, नज़रों से दूर हो जाए तो कुछ यूं ही हाल होता है। ज़काउल्लाह शाह आगे बढ़कर इनके गले लग गया। इनकी दाढ़ी चूमने लगा। वो कुछ ना बोले। 5 मिनट तक वो यूं ही इनके गले लगा रहा। आंसू की नमी वो अपने कंधे पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने इसे खुद से अलग किया। कमरे में है तुम्हारी माँ। मताउल्लाह शाह ने पता नहीं कैसे अपने दिल पर काबू रखा था। इतने बरसों बाद बेटे को सामने देखकर दिल पर क्या गुजर रही थी इनका दिल ही जानता था। और बाप तो होते ही ऐसे हैं, बज़ाहिर सख्त मगर अंदर से मौम। शर्मिंदगी के एहसास से इसके कदम बोझल हो रहे थे। वो ये शर्मिंदगी मिटाने ही तो आया था, लेकिन क्या ये मुमकिन था? अब क्यों आए अब क्यों आया है तू? अम्मा ने इसे देखकर मुंह फेर लिया था। अच्छा ना किया तूने शहजादे। मेरे मुजीब की आखिरी निशानी मेरी गोद की पाली महरू चल बसी। ये तो मेरे जाने के दिन थे। दादी ने इसे गले लगा लिया। इन्हें भी बहुत शिकवे थे शाह से, मगर उम्र के इस दौर में वो अपना दिल सख्त नहीं कर सकती थी। शाह को ऐसा लगा कि किसी ने इसके सर पर आसमान ही गिरा दिया हो। महरू कहाँ है? क्या हुआ इसको? जिस हाल में तूने इसे छोड़कर गया था, किस हाल में होना चाहिए था इसे? अम्मा ने इसे थप्पड़ ही थप्पड़ लगाए। फिर इसके कंधे पर सर टका कर रोने लगी। वो इन्हें क्या चुप कराता? वो तो खुद किसी सहारे की ज़रूरत महसूस कर रहा था। नूर बानो आई हुई है, कोशिश करके देख लो। अगर वो तुमसे बात करना चाहे तो मिल लो इससे। तुम्हारी शादी हो गई? शाह इससे बात शुरू करने के लिए हमेशा की तरह बेतुका सवाल किया, हालांकि इसके नाक की लौंग, कामदार लिबास और हाथों की चूड़ियों से साफ जाहिर था। मैं नूर बानो हूँ, मेहर बानो नहीं कि तुम्हारे रोग दिल से लगाकर बैठ जाती। 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, वो कटेले लहजे में बोली। जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी जब तुम्हारा और मेहरू का निकाह हुआ था, इसी वक्त वो मोहब्बत भी निकल गई थी दिल से। मेहरू का क्या बना? वो नूर बानो को देखकर बात कर रहा था और नूर बानो सामने दीवार को देख रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर मेहरू जैसी नहीं। फिर भी इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर मेरे दिल में रकाबत और हसद का साथ चलता था, चुंटियों की रफ्तार से। लेकिन मेरी मेहरू से दोस्ती सच्ची थी। इसमें रेत के
के बराबर भी मुनाफ़क़त नहीं थी। मैंने जो कुछ कहा था इसके भले के लिए कहा था। वो कहती थी कराची में शाह के साथ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं अपना आधा दिल वहीं छोड़ आई हूँ। अगर बुरी यादें होती तो वो कब का भुला चुकी होती। कराची को भी वो, और शायद आस्ता आस्ता करके तुम्हें भी। वो बिन माँ बाप की लड़की सिर्फ मोहब्बत चाहती थी सबसे। जिधर मोहब्बत मिलती इधर ही खींचती चली जाती। तुम्हारे कहे गए प्यार के दो बोल इसे मार गए शाह। क्या हो जाता अगर तुम इसे अपना लेते। नूर बानो की आवाज़ भीगना शुरू हो गई थी। ज़का अल्लाह सर झुकाए बैठा था। निदामत से, पछतावे से, एक ज़रा सी जिद ने क्या कर डाला। क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया था? इसका दिल बड़ा था, बहुत बड़ा। ना सिर्फ तुम्हें माफ़ किया बल्कि सबसे माफ़ी दिलवा दिलवा देगी। कैसे मरी थी महरू? शाह के दिल पर ढेर सारा बोझ आन पड़ा। जिस तरीक को तुम दोनों का निकाह हुआ था इसी तरीक को 1 साल बाद। नूरबानो माजी में कहीं खो गई थी। ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत तरीन दिन और बदतरीन रात आई थी। मेहरबानों की आवाज़ में उदासियाँ घुल गई थी। चलो उठो, तुम खाना खाओ, फिर दुआ खा कर सो जाना। नूरबानो ने इसे बाजू से पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती उठाया। इसने कोई मजम्मत ना की। खाना खाकर और दुआ खाकर वो सो भी गई थी। जब आधी रात को अचानक नूरबानो की आंख खुली। वो ज़मीन पर एक कोने में दीवार से लगकर घुटनों में सर दिए बैठी थी। हल्की हल्की सी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। क्या हुआ महरू? नूरबानो घबरा कर फ़ौरन इसके पास आई। अम्मा की याद आ रही है, इसने बस इतना ही कहा। अच्छा, मैं अभी इनको बुला कर लाती हूँ। नूरबानो उठकर जाने लगी तो महरू ने इसे रोका। मुझे अपनी सगी माँ की याद आ रही है। अगर आज वो ज़िंदा होती तो मैं इनके गले लगकर खूब रोती। मेरा दिल हल्का हो जाता। मैं इन्हें भी अम्मा कहती हूँ, मगर इनको मैं कैसे दुखी करूँ जबकि वो पहले ही शाह के यूँ चले जाने पर गमज़दा हैं। वो कितनी अज़ियत में थी, कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकता था। अम्मा क्यों चलेगी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर? वो बिलक बिलक कर रोने लगी। एक एक करके कमरे में सोई सब लड़कियां जाग गई थी इसकी आवाज़ पर, और अब सब इसके सामने बैठी इसे बहला रही थी, मगर वह संभल ही नहीं पा रही थी। महरू मेरी जान, ऐसा ऐसे रोना तो बंद करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे पास। इसके साथ नूरबानो खुद भी रो पड़ी थी। मैं अम्मा को कहाँ से लाऊं? मैं शाह को कहाँ से लाऊं? इसकी हालत देखकर सब ही रो पड़ी थी। सहर बड़ी अम्मा को बुलाने चली गई थी। 1 साल हो गया है, एक दफ़ा भी इसने मेरी खबर ना ली। यतीमों के दिल वैसे ही नरम होते हैं नूरी। माँ बाप वाले बच्चों से ज़्यादा बिन माँ बाप के बच्चे हर बात दिल से महसूस करते हैं। बीवी समझकर ना सही, अपने घर में पलने वाले यतीम समझकर एक दफ़ा पलट कर मुझसे पूछ लेता। यतीमों की खबर गिरी का हुक्म तो अल्लाह ने भी दिया है, इसके रसूल ने भी दिया है। इसका पूरा चेहरा भीग चुका था आंसुओं से। कमरे में सब जमा हो गए थे, बड़ी अम्मा, बड़े बाबा, चाचा चाचियाँ, दादी। अल्लाह, इसने रंधी हुई आवाज़ से माबूद को पुकारा। रोते रोते यकदम इसकी हिचकी बंद गई। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। शुक्र करो शाह, इसकी माँ जिंदा नहीं थी। जिस हाल को पहुंचाया था तुमने इसे, इसकी माँ देख लेती तो तुम्हें इतनी बद्दुआएं देती कि आसमान हिल जाता। नूरबानो पुराने मंजर से वापस लौटी। तुम्हें पता है शाह, जब वो दम तोड़ रही थी इसका सर बड़ी अम्मा की गोद में था। इसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थी। आखिरी वक्त में भी वो तुम्हारी मुंतज़िर थी। होनी चाहिए थी या नहीं, मगर न जाने क्यों मुझे इस लम्हे तुमसे नफरत हो गई थी। नूरबानो ने हथेली की पूंछ से रुखसार पर बहते आंसू को रगड़ा। शाह सर झुकाए बैठा था। मुझे इसकी कब्र पर ले जाओ, इसने नूरबानो से इल्तिजा की। इतनी आसानी से सब भूल गए? नूरबानो तंजिया हंसी। इसने तुम्हें माफ़ कर दिया था शाह, मगर एक वसीयत की थी। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली। शाह ने यकदम सर उठा के से देखा। इसने कहा था कि तुम जब भी गांव लौट कर आओ तो मैं इसकी कब्र का ना बताया जाए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शाह बेयकीनी से उठकर बाहर की तरफ भागा। अम्मा, मुझे मेहरू की कब्र पर जाना है। कहाँ है इसकी कब्र? इसने माँ के आगे मिन्नत की। नहीं बता सकती, मेहरू ने मना किया था, उन्होंने इनकार कर दिया। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बीवी थी वो, मेरा हक बनता है मैं इसकी कब्र पर जाऊं। वो छोटे चचा के सामने आ खड़ा हुआ। सारे हक तुम्हारे नहीं हैं, कुछ हकूक इसके भी थे जो तुम्हें पहले याद ना आए। मरने के बाद इससे मिलने जाने का क्या फ़ायदा? जीते जी मिलते रहते तो इससे तो शायद वो यूं ना मरती। चाचा ने इसे कहा। मैं जाऊंगा इसकी कब्र पर, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मेरी बीवी थी वो। ऐसे कैसे? जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा था। ज़मीर इसकी मलामत कर रहा था कि बीवी थी वो। मगर अब पछताने का क्या फ़ायदा? वो ऊंचा ऊंचा बेरब्त जुमले बोलता हवेली से बाहर निकल गया। इसे मालूम था कि कौन से कब्रिस्तान में दफन किया होगा मेहरबानों को, वहीं जहां दादा की कब्र थी, छोटे चाचा चाची की कब्र थी। 8 साल पहले 8 साल पहले हवेली की एक लड़की का इंतकाल हुआ था। बानो वल मुजीबुल्ला शाह, उम्र 23 साल थी। देखकर बताओ ज़रा इसकी कब्र कहाँ बनाई गई है? इसने गोरगन से दरियाफ्त किया। मैं तो अभी 2 साल पहले आया हूँ। पहले वाला गोरगन तो मर गया। इस गोरगन ने लालमी का इजहार किया। मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। वो पागलों की तरह चीखने लगा। कब्रिस्तान में ही खड़े गांव के 1-2 लोगों ने इसके यूं चीखने पर मुड़कर देखा। ये तो छोटे शाह जी हैं।
अब वो बेताबी से मुसलसल चला रहा था। महरू महरू देखो मैं आया हूँ। आंखों से निकलते नमकीन पानी से इसका चेहरा भीगना शुरू हुआ। कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें बनी हुई थीं। वो दीवाना वार एक एक कब्र के पास रुककर कतबा पढ़ता। शाहजी कब्रों पर लिखे नाम नहीं पढ़ते, आंखें अंधी हो जाती हैं। एक आदमी ने इसे मना करना चाहा। वो बिल्कुल पागल दीवानों की तरह भाग रहा था, कब्रों से टकराता फिर रहा था। कई दफ़ा ठोकर खाकर गिरा। वो सर से पैर तक खाक लुदा हो रहा था। वो संभल कर उठता फिर भागना शुरू कर देता। इसकी हथेलियाँ कोहनियाँ छिल चुकी थी। महरू महरू देखो तुम्हारा शाह आया है तुमसे मिलने। लोग इसके पीछे भाग रहे थे इसे रोकने के लिए, इसे पकड़ने के लिए, मगर वो किसी को सुन ही कहा रहा था। महरू महरू वो सामने देखते हुए भाग रहा था। एक दफ़ा फिर वो किसी कब्र के हाथे पर लगी सुर्ख ईंटों से ठोकर खाकर उंधे मुंह गिरा। महरू तुम तो शाह की थी, देखो आज शाह भी तुम्हारा हो गया। ईंटों से सर टकरा जाने से इसकी पेशानी से खून निकलने लगा। कई कांटे और कंकर इसके जिस्म में चुभे थे। इसे इनकी परवाह ना थी। इसे महरू को ढूंढना था। इसने उठने की कोशिश की मगर जिस्म जैसे शैल हो गया था। 34 बरस का ज़का-उल्लाह शाह किसी कमसन बच्चे की तरह रोते हुए इस वक्त मचल रहा था, एड़ियाँ रगड़ रहा था। होनी चाहिए थी या नहीं, मगर न जाने क्यों इस लम्हे से मन्नो मिट्टी तले सोई हुई मेहरबानों से मोहब्बत हो ही गई थी। तो कैसा लगा ये नावल? मैंने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगी। जब मैंने नावल ये सारा पढ़ा तो मुझे पता चला कि मेहरबानो लास्ट में मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मैंने सोचा कि इस दुख को आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप भी पढ़ें, आप भी बताएं कि आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ था मेहरबानों का मरने का। और शाह को की थोड़ी सी अगर राइटर मज़ीद आके लिख लेती कि शाह को मज़ीद थोड़ी सी पनिश मिल जाती तो शायद हम पढ़ने वालों को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती। खैर, अपनी कीमती राय लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।